नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी जमाने की बात है, एक राज्य में प्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। राजकुमार प्रभाकर बहुत ही जिद्दी किस्म का था। राजा की मौत के बाद अब राजगद्दी उसी के पास आ गई थी। राजकुमार के पास जब राज्य की बागडोर आ गई तो सभी मंत्रियों ने यह फैसला किया कि अगर राजकुमार ने राज्य की जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वह सभी राज दरबार को छोड़कर चले जाएंगे। महामंत्री प्रताप, जो कि अभी नौजवान ही था, लेकिन वह बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था, उसने बाकी सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आप सभी लोग राज दरबार को छोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अपने अनुभव के आधार पर राजकुमार को सही रास्ते पर लेकर आइए, क्योंकि आप लोगों के चले जाने के बाद वह नए मंत्रियों को रखेगा और सभी नए मंत्री उसी के इशारे पर चलेंगे। इस तरह से तो हमारी प्रजा का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। सभी मंत्रियों को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने राजमहल को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन राजकुमार प्रभाकर ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अपना खजाना देखना चाहता हूँ, मुझे इसी वक्त अपने साथ लेकर चलो। मंत्रियों को भला इस बात से क्यों इनकार होता। वे सभी राजा प्रभाकर को तहखाने में ले गए, जहां पर 7 कमरे थे और हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। पहले दरवाजे को छोड़कर जब मंत्री दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो राजा प्रभाकर बोला, इस पहले कमरे को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? महामंत्री प्रताप ने कहा, महाराज, इस कमरे को रहने ही दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। राजा ने कहा, अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है और इस कमरे को देखने में हर्ज ही क्या है? महामंत्री प्रताप बोला, महाराज, अगर इस कमरे में खजाना होता तो हम आपको जरूर दिखाते। प्रभाकर ने गुस्से में आकर कहा, ये अजीब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और आप लोग इसे खोलकर दिखाना भी नहीं चाहते। मेरा आदेश है कि इस कमरे को खोला जाए, मैं इसे देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। महामंत्री प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये आपके पिताजी की वसीयत थी कि इस कमरे को उस समय तक ना खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल की ना हो जाए, इसीलिए मेरी मानिए तो आप इस कमरे को मत खुलवाए। राजा प्रभाकर ने पैर पटकते हुए कहा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता, इस कमरे को फौरन खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया गया। राजा प्रभाकर जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे के फर्श पर बड़े ही सुंदर कालीन बिछे हुए थे। कमरे में रेशम के बड़े सुंदर पर्दे लगे हुए थे। उनके बीच में एक संगे मरमर से बनी हुई पत्थर की मूर्ति रखी गई थी। राजा प्रभाकर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखता ही रह गया। महामंत्री ने कहा, चलिए महाराज, अब हम वापस चलते हैं। यह तो एक मामूली सी मूर्ति है, इसे देखने से भला क्या होगा? राजा ने कहा, यह किस औरत की मूर्ति है? महामंत्री बोला, यह मोती नगर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। राजा बोला, लगता है कि वह कोई बहुत ही सुंदर स्त्री है। मेरे पिताजी ने यह मूर्ति क्यों बनवाई थी? महामंत्री बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके पिताजी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु यह राजकुमारी एक जबरदस्त जादूगरनी भी है, इसीलिए आपके पिता इस राजकुमारी को नहीं पा सके। आखिरकार उन्होंने राजकुमारी की मूर्ति बनवाकर यहाँ पर रख ली और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। राजा प्रभाकर बोला, क्या यह राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती? महामंत्री ने कहा, महाराज, इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तक कई राजा, महाराजा और राजकुमार इस राजकुमारी तक पहुंचने के लिए गए, मगर उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते? महामंत्री ने कहा, वहां पर जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना तो असंभव है, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि राजकुमारी वहां पर पहुंचने वालों को मार डालती है या फिर अपने जादू से उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। राजा प्रभाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही मोती नगर के लिए रवाना हो जाओ, मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी सेना को लेकर मोती नगर पर हमला कर दूंगा और तुम्हें आजाद करवा लूंगा। महामंत्री बोला, अगर उसने मुझ पर अपना जादू कर दिया तो क्या होगा? राजा ने कहा, हमारे दरबार में हीरालाल नाम का एक दरबारी है जो जादू की काट जानता है।
तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और फिर राजा प्रभाकर खजाना देखने की बजाय वहां से वापस चला गया और महामंत्री और दरबारी हीरालाल को उसने मोती नगर की तरफ रवाना कर दिया। 3 दिन का सफर तय करने के बाद वे दोनों मोती नगर राज्य पहुंच गए। वहां पर पहरेदार ने उन्हें नगर के दरवाजे पर रोक लिया और उनसे वहां पर आने का कारण पूछा, तो वे दोनों बोले कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने महामंत्री से कहा, नौजवान, राजकुमारी से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। हीरालाल ने कहा, क्या कहा? हम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे? अरे नादान, तुम लोग हमें जानते नहीं हो, पहरेदार ने कहा। अच्छा, अगर यह बात है तो आप लोग बड़े शौक से जा सकते हैं और वहां पर जाकर राजकुमारी के महल के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े को बजा दीजिएगा। वे दोनों नगर में दाखिल हुए और राजकुमारी के महल के बाहर पहुंच गए। महामंत्री प्रताप ने महल के बाहर रखे हुए नगाड़े को जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज सुनकर अंदर से कुछ दासियां दौड़ती हुई वहां पर आई और सर झुकाकर कहने लगी, चलिए हुजूर, राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही है। वे दोनों दासियों के साथ महल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो उस संगमरमर की बनी हुई मूर्ति से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे लंबे काले बाल। राजकुमारी ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कहा, आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं? महामंत्री प्रताप बोला, हम लोग शादी के इरादे से यहाँ पर आए हैं। राजकुमारी ने कहा, मेरे 4 सवाल हैं। अगर आप लोगों ने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपकी गर्दन काटकर पेड़ पर लटका दूंगी। वह देखिए सामने पेड़ पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो कई कटे हुए सर एक पेड़ पर लटक रहे थे। हीरालाल बोला, अरे मंत्री जी, देख रहे हो? लगता है हमारा सिर भी वहीं पर नजर आएगा। महामंत्री बोला, आप कुछ देर चुप रहिए। और फिर राजकुमारी ने कहा, जो आदमी 2-3 सवालों के सही जवाब देकर बाकी सवालों के गलत जवाब देता है तो मैं उसे अपनी जादू की विद्या से जानवर बना देती हूँ। वो देखिए सामने, वह तोता, मैना, बुलबुल और वह उधर गधा, कुत्ता, नीलगाय, ये सब असल में इंसान है, लेकिन मेरे सवालों के जवाब ना दे पाने के कारण जानवर बने हुए हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? प्रताप ने जवाब दिया, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, शाबाश, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। हीरालाल बोला, नहीं राजकुमारी जी, यह नहीं हो सकता। मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसे मौकों पर इस तरह की चीज खिला दी जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। इसीलिए पहले आप अपने सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद ही नाश्ता पानी होगा। राजकुमारी हीरालाल की यह बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसने लगी और फिर बोली, ठीक है, चलिए आराम से बैठकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये कहकर उसने ताली बजाई। उसी वक्त 2 दासियां हाजिर हुई और राजकुमारी ने उनसे कहा, हम लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाए। दासियों ने तुरंत उनके बैठने के लिए शाही कुर्सियां लगवा दी। इसके बाद राजकुमारी और महामंत्री प्रताप आमने सामने बैठ गए। दासियां उनको पंखे से हवा करने लगी। राजकुमारी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न, एक बड़ा सा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ से काले और दूसरी तरफ से सफेद हैं। वह पेड़ पूरे साल में एक बार मर जाता है और फिर फौरन ही वह जिंदा हो जाता है। बताओ वह पेड़ कौन है? हीरालाल ने प्रताप के कान में कहा, वह पेड़ एक गद्दा हो सकता है, क्योंकि गद्दे की पीठ काले रंग की होती है और नीचे से उसका पेट सफेद होता है। प्रताप ने नाराज होते हुए धीरे से कहा, क्या आप नशे में हैं? कहीं गधा भी 1 साल के बाद मरता है और फिर वह 4 जिंदा भी हो जाता है? हीरालाल ने कहा, जिस समय इस दुनिया में कोई गधा मरता होगा उसी समय दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी तो जरूर होता होगा। राजकुमारी ने जब दोनों को बातें करते हुए देखा तो हीरालाल से कहने लगी, आप प्रताप को सलाह मत दीजिए, वरना मैं तुम्हें गीदड़ बनाकर इस पिंजरे में बंद कर दूं। हीरालाल बोला, क्या? मैं और गीदड़? नहीं नहीं, मैं किसी बब्बर शेर से कम नहीं हूं, इसलिए मुझे गीदड़ बनाकर मेरी बेइज्जती मत कीजिएगा। राजकुमारी यह सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद प्रताप ने कहा, राजकुमारी, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए।
उस पेड़ का नाम है 1 वर्ष यानी साल। जिसके एक तरफ के पत्ते सफेद है वह दिन है और काले रात है। पेड़ का मर जाना यानी 1 साल का खत्म हो जाना और मरकर 4 जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। राजकुमारी यह जवाब सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर जो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी डुबो देता है, लेकिन एक देव जिसका न मुंह है न हाथ, वह उसे एक ही बार में पी जाता है। बताओ कि वह समंदर क्या है और वह देव कौन है? हीरालाल हैरान होते हुए कहने लगा, महामंत्री जी, अब तो हमारी खैर नहीं, अब तो भलाई इसी में है कि कोई पिंजरा तलाश कर लो। राजकुमारी ने कहा, आप बिल्कुल चुप रहिए। महामंत्री प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, वह समंदर है ओस, और सुबह सुबह के वक्त सारी दुनिया उसी में डूबी होती है। और वह देव है सूरज, जिसका न मुंह है न हाथ न पैर, और फिर भी वह समंदर को यानी ओस को पी जाता है। राजकुमारी ने कहा, शाबाश। अब मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां। मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी दासियां बड़ी बहन को मिल जाए और बाकी की आधी दासियां मेरी छोटी बहन को मिल जाए। लेकिन यह ध्यान रखे कि किसी भी दासी के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए और किसी को भी दासियां कम या ज्यादा न मिले। हीरालाल ने कहा, यह सवाल तो बिल्कुल गलत है। 19 का आधा तो 9.5 होता है, इसीलिए एक दासी को तो जरूर ही काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा गया तो यह प्रश्न ही गलत है। महामंत्री प्रताप कहने लगा, मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। राजकुमारी जी, आप अपनी 19 दासियों में से एक दासी मुझे दे दीजिए। अब आपके पास 18 दासियां हो गई। इनमें से आधी दासियां आप अपनी बड़ी बहन को दे दीजिए, यानी 9 दासियां। बाकी की 9 दासियां अपनी छोटी बहन को दे दीजिए। अब आपकी दोनों बहनों के पास बराबर बराबर दासियां हो गई, वह भी बिना किसी दासी को काटे। अब बंटवारा ठीक से हो गया तो आप मेरी एक दासी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर तो राजकुमारी चौंक गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह सोचने लगी, अगर यह नौजवान इसी तरह से मेरे सवालों के जवाब देता रहा तो क्या होगा? क्या मुझे सचमुच इससे शादी करनी पड़ेगी? अभी राजकुमारी यह सभी बातें सोच ही रही थी कि महामंत्री प्रताप कहने लगा, राजकुमारी जी, आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। राजकुमारी ने चौंक कर कहा, देखी, हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी, एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ न सके, माँ उसे गूंथ न सके। हीरालाल सवाल को सुनते ही परेशान हो गया, लेकिन महामंत्री प्रताप, जो कि बहुत ही होशियार और अक्लमंद आदमी था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुनिए राजकुमारी जी, मोमबत्ती वह रानी है जिसे आग लगाते ही पानी बरसने लगता है, और वह ऊंचा सा पहाड़ यानी आसमान, और वह कलियां यानी के सितारे। इन कलियों को माली तोड़ नहीं सकता और मालन गूंथ नहीं सकती। राजकुमारी अपने इस सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने से भीग गई और दिल ही दिल में कहने लगी, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उस सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मेरी आजादी खत्म होने वाली है। अब मुझे इससे ऐसा सवाल करना चाहिए कि यह कभी भी उसका जवाब ना दे सके। यह सोचकर उसने कहा, मेरा आखिरी सवाल यह है कि वो कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बाहरी लड़की भी खुश हो जाए। यह सुनकर हीरालाल का तो सिर चकरा गया। वह सोचने लगा, आखिर बाहरी लड़की कब से सुनने लगी? ये तो ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ही बेकार है। लेकिन महामंत्री प्रताप मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लड़की चाहे कोई भी हो, वह अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाएगी। और जहां तक उसके बहरे होने की बात है तो जरूरी नहीं कि लड़की की तारीफ मुंह से बोलकर ही की जाए। उसकी सुंदरता की तारीफ सिर्फ हाथ के एक इशारे से भी की जा सकती है। यह कहते हुए महामंत्री ने अपने हाथ के इशारे से राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ भी कर दी। यह देखकर तो राजकुमारी शर्मा गई और कहने लगी, महामंत्री जी, आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्त्री के सही जवाबों को सुन सुनकर वहां पर मौजूद दासियां भी हैरान थी। तब महामंत्री प्रताप ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, अब हमारे लिए क्या आदेश है? राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, अब तो मैं आपकी दासी हूँ, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं और मुझे जीत लिया है।
आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो। हजारों आदमियों में से सिर्फ एक आप ही है जिसने मुझे हराया, महामंत्री प्रताप ने कहा। लेकिन राजकुमारी जी, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राजा प्रभाकर के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी रानी बनकर रहेंगी, राजकुमारी ने कहा। नहीं, हरगिज नहीं। आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसीलिए आप ही मुझसे शादी कर सकते हैं। अगर राजा ने मेरे सवालों के जवाब दिए होते तो वह मुझसे शादी करते, तब मैं किसी दूसरे को यह अधिकार ना देती। हाँ, अगर आपने मुझे पहले ही यह बता दिया होता कि यहाँ पर आप अपने राजा के लिए आए हैं और उन्हीं के लिए इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं था, प्रताप ने कहा। लेकिन राजकुमारी जी, मैं तो राजा साहब से यह वादा करके आया था कि आपके लिए राजकुमारी को लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं आपसे शादी करके अपना वादा तोड़ नहीं सकता, राजकुमारी बोली। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हीरालाल, जो कि चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह कहने लगा, राजकुमारी जी, महामंत्री जी तो वैसे भी आपसे दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके दिल में तो इंसानों के लिए कोई दया की भावना नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे इंसानों को जानवर बनाकर पिंजरे में बंद करके रखा है, राजकुमारी ने कहा। अगर यह बात है तो मैं उन सबको दोबारा से इंसान बना दूंगी और आपके कहने पर मैं उन लोगों को आजाद भी कर दूंगी, प्रताप बोला। तो फिर मैं तो आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजकुमारी उसी समय मुस्कुराती हुई उठी, अपनी जादू की छड़ी को घुमाकर पिंजरे के पास गई और फिर उसने मंत्र पढ़ पढ़कर एक एक जानवर को छुरी से छूना शुरू कर दिया। जिस जानवर को छड़ी लगती वह इंसान बन जाता और इस तरह से सारे जानवर इंसान बन गए। और इस तरह से प्रताप के कहने पर राजकुमारी ने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। जब सभी लोग चले गए तब राजकुमारी ने कहा, महामंत्री जी, अब आप शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। तभी हीरालाल बोला, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूं कि जादू की इस छड़ी को आप हमेशा के लिए बेकार कर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, मैं इसे जमीन में गाड़ देती हूँ। प्रताप ने कहा, जी नहीं, आप इस छड़ी को हीरालाल को दे दीजिए। ये इस छड़ी को एक पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देगा और फिर यह छड़ी कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। राजकुमारी ने वह जादू की छड़ी हीरालाल के हवाले कर दी। मैंने आपकी सभी बातें मान ली, अब तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रताप बोला, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकता। तभी एक दासी ने कहा, क्षमा कीजिएगा महामंत्री जी, आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहिए और इस बारे में सोचिए। राजकुमारी ने अपने गले का एक हार निकालकर उस दासी को इनाम दिया और फिर प्रताप और हीरालाल से कहने लगी, आप दोनों हमारे शाही मेहमान खाने में आराम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप यहीं पर रहेंगे। प्रताप ने कहा, जी नहीं, हम आपको साथ लेकर फौरन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा प्रभाकर वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक न सुनी और मजबूर होकर उन दोनों को महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इधर राजा प्रभाकर ने जब देखा कि एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन प्रताप और हीरालाल अभी तक वापस नहीं आए, तो वह अपनी सेना को लेकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन सेना मोती नगर के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार थी। जब राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन देश की सेना उसके दरवाजे पर आ गई है, तो उसने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए रवाना कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जब प्रताप को पता चला कि दो सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया है, तो वह दौड़ता हुआ महल के बुर्ज पर जा पहुंचा और देखा कि दुश्मन कौन है। लेकिन राजा प्रभाकर को देखते ही उसने राजकुमारी से कहा, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि मैं राजा प्रभाकर को समझाना चाहता हूँ। राजकुमारी महामंत्री प्रताप को साथ लेकर सफेद झंडा लहरा दिया। झंडे को देखते ही दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया और फिर प्रताप नीचे उतरकर राजा प्रभाकर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने राजकुमारी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन वह कहती है कि जिसने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं वही मुझसे शादी कर सकता है, कोई दूसरे आदमी को यह अधिकार नहीं है। प्रभाकर ने आंखें निकालते हुए कहा, नमक हराम, धोखेबाज, राजकुमारी को देखते ही तेरी नीयत खराब हो गई। प्रताप बोला, नहीं महाराज, यहाँ की एक एक दासी इस बात की गवाह है कि मैं तो शादी करने से इनकार कर चुका हूँ और आपके लिए मैं राजकुमारी से लड़ रहा हूँ।
दरबारी हीरालाल भी भागते हुए वहां पर पहुंचा और प्रताप की तरफ से बोलने लगा, लेकिन राजा प्रभाकर ने उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनी और कहने लगा, तुम लोग इसी समय मेरे साथ वापस चलो, मैं युद्ध करके इस राज्य को तबाह कर दूंगा और इस घमंडी राजकुमारी का घमंड मैं तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने महामंत्री प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। राजा प्रभाकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। राजकुमारी यह सब देखकर उदास हो गई, क्योंकि उसकी शादी अब प्रताप से नहीं हो सकी और उसकी जादू की छड़ी भी उसके हाथ से जाती रही। बहुत देर तक वह बैठी बैठी कुछ सोचती रही। आखिरकार उसने अपनी 2 दासियों को बुलाकर यह आदेश दिया, तुम दोनों भेष बदलकर राजा प्रभाकर के महल में जाओ और प्रताप की खबर लेकर जल्दी से जल्दी वापस आओ। अगर प्रताप का यहाँ वापस आने का इरादा ना हो तो तुम किसी तरह से वो जादू की छड़ी हासिल कर लेना। दासियां भेष बदलकर वहां से रवाना हो गई और वह राजा प्रभाकर के नगर में जा पहुंची। वहां पर उन दोनों ने ग्वालिन का भेष बनाया और मटकों में दही लेकर शाही महल की तरफ चल दी। महल पर खड़े हुए पहरेदार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह दोनों सीधी महल में चली गई। दासियों ने बातें बना बनाकर इस बात का पता कर लिया कि राजा प्रभाकर ने प्रताप को नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है और दरबारी हीरालाल को देश निकाला की सजा दे दी है। दासियां सारा हाल मालूम करने के बाद वहां से वापस मोती नगर की तरफ चली गई। उन्होंने राजकुमारी से सारी बात बताई। राजकुमारी बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी, प्रताप जैसे होशियार और अक्लमंद नौजवान की ही मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जीवन बहुत ही अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन प्रभाकर जैसे के साथ एक दिन काटना भी बहुत ही मुश्किल है। और फिर उसे ख्याल आया, जादू की छड़ी छीन जाने के कारण मेरी ताकत बहुत ही कम हो गई है। काश मेरी छड़ी मेरे पास होती। अब अगर राजा प्रभाकर ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। वह मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेगा। इस विचार के आते ही उसका दिल कांप गया और वह अपने आप से कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आज ही महामंत्री प्रताप की तलाश के लिए जंगलों की खाक छानना शुरू कर देती हूँ। दूसरी तरफ दरबारी हीरालाल को देश निकाला दे दिया गया था। वह बेचारा दूसरे नगरों में मारा मारा फिर रहा था। जेब खाली थी, खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कोई काम भी नहीं जानता था जिससे 2-4 पैसे कमा लेता। आखिर उसने सोचा कि बाजारों में मजमा लगाकर अपनी जादू की छड़ी से इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूंगा। इस तरह से सुबह से शाम तक कुछ रुपए जरूर कमा लूंगा। ये सोचकर उसने एक बड़े बाजार में खड़े होकर मजमा लगाया और लोगों से कहने लगा, भाइयों, मैं जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूँ और जानवर को वापस इंसान के रूप में ला सकता हूँ। अगर विश्वास ना हो तो आप में से कोई भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें एक अशर्फी इनाम में दूंगा। दरबारी हीरालाल बहुत ही खुश हुआ। उसने छड़ी घुमाकर कहा, ओ आदमी, तो ऊंट बन जा। और वह आदमी ऊंट बन गया। ये कमाल देखकर भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाई और फिर एक मोटा आदमी आगे आया, कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। हीरालाल ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी समय वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने पूछा, यह क्या तमाशा है? लोगों ने बताया कि एक आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। यह सुनकर वहां के राजा के मन में भी यह तमाशा देखने का शौक हुआ। मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने अब तक जिन भी लोगों को जानवर बनाया है वह सब इसी के आदमी थे। अगर तुम मेरे मंत्री को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे विश्वास आएगा कि तुम सचमुच एक सच्चे आदमी हो। हीरालाल के लिए भला यह कौन सा मुश्किल काम था। उसने छड़ी घुमाकर मंत्री को शेर बना दिया। राजा ने तुरंत गले से एक मोतियों का हार निकालकर हीरालाल की तरफ उछाल दिया और कहा, अब इन लोगों को तुम दोबारा से इंसान बना दो। हीरालाल ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। हीरालाल ने दोबारा से छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो हीरालाल बहुत ही घबरा गया और बार बार छड़ी घुमा घुमाकर शोर मचाने लगा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन सब कुछ बेकार, कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने जब यह हाल देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने हीरालाल की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।
सिपाहियों ने हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया और उन जानवरों को रस्सी से बांधकर अपने महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर राजा को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मोती नगर की राजकुमारी की है और वही इस छड़ी के रहस्य को जानती है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को मोती नगर के लिए रवाना किया ताकि वहां की राजकुमारी से वह यह प्रार्थना कर सके कि इन जानवरों को वापस इंसान बना दो। लेकिन जब मंत्री मोती नगर के महल में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी तो राज्य छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। मंत्री मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी तो लापता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया जाए कि कोई भी जादूगर यहाँ पर आकर इस छड़ी का रहस्य मालूम करे और इन जानवरों को दोबारा से इंसान बना दे। राजा को यह उपाय बहुत ही पसंद आया और उसने फौरन ही यह ऐलान करवा दिया और फिर काली पहाड़ी पर रहने वाला घनश्याम जादूगर इस ऐलान को सुनकर तेजी से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और राजा के नगर की तरफ चल दिया, क्योंकि यह छड़ी उसी की दी हुई थी। असल में जादूगर घनश्याम ने ही राजकुमारी को जादू की विद्या सिखाई थी और अब वह इस छड़ी को वापस पाना चाहता था। दूसरे दिन वह राजा के महल में पहुंचा और जादू की छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसने छड़ी को उल्टा घुमाया और बोला, वापस से इंसान बन जाओ, और वह तीनों इंसान बन गए। दरबारी हीरालाल भी यह तमाशा देख रहा था। अब वह समझ चुका था कि छड़ी को उल्टा घुमाने से जानवरों को वापस इंसान बनाया जाता है। राजा ने जादूगर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर ने कहा, महाराज, ये छड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर हीरालाल घबरा गया और उसने बड़ी फुर्ती से बिजली की गति से वह छड़ी जादूगर के हाथ से झपट ली और सर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया लेकिन वह किसी के हाथ न आया। महल से बाहर निकला तो पहरेदार ने उसका पीछा किया। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और चिल्लाकर कहा, सब जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए। हीरालाल वहां से भाग गया। जादूगर घनश्याम भी उसके पीछे पीछे भागा। आखिरकार वो दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर हीरालाल ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर ने कहा, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम तो घनश्याम ही रहा, वह गधा ना बन सका। अब तो हीरालाल बहुत ही परेशान हुआ और कहने लगा, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं यह छड़ी तुझे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे ये बता दे कि महामंत्री प्रताप और राजकुमारी इस समय कहाँ पर है और मुझे तू उनके पास पहुंचा दे तो मैं यह छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसमें देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक आईने में देखने के बाद उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद कहने लगा, सुनो हीरालाल, प्रताप और राजकुमारी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वह जंगल यहाँ से 50 मील के फासले पर है। अगर चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। हीरालाल ने वह छड़ी अपनी कमर से बांधी और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गया। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वह दोनों उस जंगल में पहुंच गए। आईने की सहायता से उन्होंने राजकुमारी को तलाश कर लिया। बेचारी भूख और प्यास के मारे उसकी बुरी हालत थी। हीरालाल को देखकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे महामंत्री प्रताप कहाँ पर है? हीरालाल ने कहा, घबराइए नहीं, वो भी इसी जंगल में है। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश कर लेंगे। हम दोनों भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं। जादूगर ने आईने की सहायता से प्रताप को भी तलाश कर लिया। उस वक्त प्रताप की बुरी हालत थी। उसकी हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। हीरालाल ने कहा, दोस्त, ये क्या? प्रताप कहने लगा, कुछ ना पूछो भाई, इस जंगल में कई बार मैं जंगली जानवरों का शिकार होने से बचा हूं। और राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझ जैसे बदकिस्मत आदमी की तरह आप इस जंगल में क्यों भटक रही है? राजकुमारी बोली, आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा प्रभाकर मेरा दुश्मन बन गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको हासिल करने के विचार से मैं अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। प्रताप ने कहा, राजा प्रभाकर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने वायदे से मोह नहीं मोड़ना चाहता। मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ उसी के लिए हल किए थे, इसीलिए तुमको सिर्फ उसके साथ ही जाना चाहिए। हीरालाल बोला,
प्रताप, ऐसे दुष्ट राजा के लिए, जिसने तुम्हारी वफादारी का यह इनाम दिया कि तुम्हें नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया और मुझे देश निकाला दे दिया, इस तरह के जालिम राजा के लिए तुम अपनी वफादारी दिखा रहे हो? बड़े ही दुख की बात है। जाओ, राजकुमारी का हाथ पकड़ो और मोती नगर की राजगद्दी पर बैठकर राज करो। घनश्याम जादूगर ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अगर राजा प्रभाकर ने आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मोती नगर पर हमला किया तो वह सारी जिंदगी पछताएगा। प्रताप अब तक चुप ही था। राजकुमारी ने घनश्याम जादूगर से कहा, मैंने आपसे जादू सीखा है, आप मेरे गुरु हैं। अब आप बताइए कि मेरा यह ऐलान था कि जो भी मेरे 4 सवालों के उत्तर देगा मैं उसी से शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन यह कहते हैं कि मैंने यह काम राजा के लिए किया था और तुम्हें राजा के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या यह बात ठीक है? जादूगर ने कहा, राजकुमारी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रताप ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये सवाल हल किए हैं, इसीलिए राजकुमारी से उसी की शादी होनी चाहिए, राजा प्रभाकर की तो हरगिज नहीं। और फिर इस तरह से समझा बुझाकर सबने प्रताप को इस बात के लिए मजबूर कर दिया और वह राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी हो गया। फिर सभी लोग खुशी खुशी मोती नगर राज्य चले गए। वहां पर दासियों ने जब अपनी राजकुमारी को देखा तो बहुत ही खुश हुई। उस दिन हर घर में दिए जलाए गए, बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। राजकुमारी ने 1 हफ्ते के बाद प्रताप से शादी कर ली और दूसरे दिन उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा प्रभाकर को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने सेनापति को बुलाकर मोती नगर राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, 2 बातें हैं। एक तो यह कि राजकुमारी की अब शादी हो चुकी है और दूसरा यह है कि मोती नगर एक छोटा सा राज्य है, उस पर हमला करना आप जैसे बड़े सम्राट को शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, लेकिन मैं उस बदमाश प्रताप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से सैनिकों का एक दस्ता तैयार करो, मैं उन्हीं के साथ मोती नगर जाऊंगा। सेनापति ने आदेश पाकर सेना की एक मजबूत टुकड़ी को तैयार किया और दूसरे दिन राजा अपनी सेना के साथ मोती नगर के लिए रवाना हो गया। तीसरे दिन लंबा सफर तय करने के बाद राजा प्रभाकर प्रताप के पास पहुंचा। प्रताप उसे पूरे सम्मान के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन राजा ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया, मुझे राजकुमारी चाहिए। अगर यह नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हारा सिर काटकर यहाँ से ले जाऊंगा। वहीं पर मौजूद घनश्याम जादूगर कहने लगा, राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से बेहतर है कि हम उसे जान से मार दें। लेकिन अगर आप अपना आधा साम्राज्य प्रताप को दे दें तो राजकुमारी आपको मिल सकती है। राजा प्रभाकर ने अपना आधा साम्राज्य प्रताप को देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन अपना आधा राज्य उसके नाम लिख दिया और अपनी आधी सेना और आधा खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम जादूगर ने राजकुमारी को बुलाया और राजा प्रभाकर को सौंप दिया। राजा ने वापस जाने से पहले घनश्याम जादूगर को भी अशर्फियों से भरी हुई थैली दी। राजा प्रभाकर राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। राजकुमारी बोली, आपने बहुत ही महंगा सौदा किया है। राजा ने कहा, वो कैसे? तब राजकुमारी बोली, आपने राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति को पसंद किया था, इसीलिए अपने आधे साम्राज्य के बदले में आपने पत्थर की राजकुमारी को ही हासिल किया है। प्रभाकर घबराकर कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो? तब उसने ध्यान से देखा कि जिसे वह राजकुमारी समझ रहा था, असल में वह एक पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के असर से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असली राजकुमारी तो प्रताप के साथ ही रह गई थी। प्रभाकर सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि उसने अपना आधा साम्राज्य और अपनी आधी सेना देकर अपनी ताकत को पहले ही कम कर लिया था। अब उसमें प्रताप के राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वह अपनी बेवकूफी और बिना वजह की जिद पर बहुत ही पछता रहा था। दूसरी तरफ घनश्याम जादूगर से खुश होकर हीरालाल दरबारी ने अपनी जादू की छड़ी उसे उपहार के रूप में दे दी और प्रताप ने घनश्याम जादूगर को एक रियासत इनाम में दे दी। हीरालाल को प्रताप ने अपना मंत्री बना लिया और वे सभी एक सुख की जिंदगी बिताने लगे। इधर राजा प्रभाकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रह गया, लेकिन पत्थर की राजकुमारी को
उसने हमेशा अपने महल में रखा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। पारो एक मासूम 6 साल की बच्ची थी जो दिन भर अपने गुड्डे गुड़ियों की दुनिया में खोई रहती थी। उसकी सुबहें खिलौनों को सजाने में और रातें उनके ब्याह रचाने में व्यतीत होती थी। पारो की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके दिन अकेले गुड़ियों के संग खेलते हुए ही कट जाते थे। उसे कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। आज सुबह के 8 बज चुके थे, परंतु पारो गहरी नींद में डूबी हुई थी। रात भर उसने अपने गुड्डे गुड़ियों का विवाह जो करवाया था। जब सूरज की किरणें छत पर पड़ने लगी तो नथिया, जो अब उम्र दराज हो चली थी, ने चारपाई पर पड़े पड़े ही आवाज दी, पारो उठ जा बेटी, दिन चढ़ आया है। मगर पारो ने सिर्फ जम्हाई ली और पलटकर फिर से सो गई। नथिया ने जैसे ही चारपाई से उतरकर लकड़ी के सहारे चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश की, उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने थोड़ा गर्म पानी पिया और अपनी छाती से मलगम निकालकर रेत में दबा दिया। वह किसी तरह हांफते हुए चूल्हे पर रोटी सेकने लगी। 4 रोटियां कपड़े में लपेटकर पारो को जगाने पहुंची। उठ पारो, तेरा बाप आधी रात को ही हल लेकर ठाकुर के खेतों में काम करने चला गया है, उसे कलेव दिया। पारो ने आलस से करवट ली और बोली, अम्मा मुझे अभी और सोने दे, नींद आ रही है। नथिया की सांसें अब और ज्यादा फूलने लगी। उसने मजबूर होकर कहा, बेटी मेरी हालत ठीक नहीं है, अब मुझसे चलना मुश्किल हो रहा है। तेरी माँ जिंदा होती तो वहीं दे आती, अब तुझसे ही उम्मीद है। जब पारो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो नथिया ने उसे झकझोरा और आखिरकार उसे उठा दिया। पारो ने थकान से भरी आंखों से उठते हुए कपड़े में लिपटी रोटियां पकड़ ली और जल्दी जल्दी कुल्ला करके सिर पर रोटियों का गट्ठर रखे हुए धीरे धीरे खेतों की ओर चल पड़ी। वह भीष्मा को क्लेव देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर फिर से अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों की दुनिया में लौट गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। नथिया अपने पति के साथ ठाकुर के खेतों में मजदूरी करती रही। जैसे तैसे वह सुबह शाम रोटियां बनाती और अक्सर सांस फूलने पर थकान से लड़ने की कोशिश करती। उम्र के साथ उसकी ताकत कम हो चली थी और दमे की बीमारी ने उसे और कमजोर बना दिया था। पारो अब 8 साल की हो चली थी। उसका जन्म होते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और नथिया ने किसी तरह उसे पाला था। वह बिना माँ की बच्ची थी, जिसके नहाने धोने और खाने का कोई समय निश्चित नहीं था। वह सारा वक्त अपनी गुड़ियों के साथ खेलते हुए ही बिताती थी और उसी में उसकी छोटी सी दुनिया समा गई थी। बुरा वक्त कभी पूर्व सूचना नहीं देता। आज ठाकुर के मकान की दूसरी मंजिल की छत का निर्माण हो रहा था। भीष्मा, जो आम तौर पर खेतों में काम करता था, आज छत पर पत्थर खींचते समय पैर फिसला और वह 20 माह ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरा। ऊपर से भारी पत्थर भी उसके सिर पर गिरा, जिसने उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। खून का एक विशाल धारा निकल पड़ी और चारों ओर लाल रंग फैल गया। भीष्मा की चीख गले में ही दम तोड़ गई और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर फड़फड़ा कर स्थिर हो गया। भीष्मा की मौत की खबर जैसे ही नथिया के कानों में पहुंची, उसका दिल टूट गया। ऐसा लगा मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल दिया हो। 2 वक्त की रोटी का सहारा छिन गया था और आगे की जिंदगी एक घने अंधकार से घिरी रात की तरह नजर आने लगी थी। उम्र और बीमारी से पहले ही कमजोर शरीर और अब पारो के भविष्य की चिंता। नथिया के भाग्य में विधाता ने आखिर क्या लिखा था? गांव के ठाकुर राम सिंह ने समाज के सहयोग से भीष्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया। मगर पेट की भूख तो चिरकाल की समस्या थी। अब नथिया और पारो को खुद संघर्ष करना था। नथिया का शरीर कमजोर था और दमे की बीमारी ने उसे और भी जर्जर बना दिया था। पारो, जो गुड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानती थी, को भी जीवन के कठोर पाठ सीखने पड़े। धीरे धीरे मजबूरियों की परतें हटती गई और पेट की भूख ने सब कुछ सिखा दिया। नथिया ने पारो के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। जब सांसें थमने लगती तो वह पेड़ की छांव में बैठ जाती, थोड़ी राहत पाती
और फिर से पारों को लेकर काम करने लगती। 8 साल की छोटी बच्ची, जिसे गुड़ियों के खेल में ही मन लगता था, अब समय से पहले ही परिपक्व हो चुकी थी। खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था और ठाकुर गुस्से में कह रहा था, नथिया, अगर तेरी लड़की गेहूं नहीं काट रही है तो मैं किसी और को काम दे दूंगा। नथिया ने हांफते हुए हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, थोड़ा दया करो। पारो कुछ ही दिनों में आपका गेहूं काट देगी। वह बहुत मेहनत करती है, मगर अभी बच्ची है। उसकी उम्र ही क्या है। पैदा होते ही उसकी माँ चली गई और अब उसके बाप का साया भी सिर से उठ गया। अभी तो खेलने की उम्र है, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। ठाकुर ने कहा, नथिया, तेरी हालत देखकर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 3 बीघा गेहूं है और 5 दिन में आधा ही कटा है। ऐसे ही चलता रहा तो और 5 दिन लग जाएंगे। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, क्यों ना कोई अच्छा लड़का देखकर पारों के हाथ पीले कर दे, तेरे कंधे का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नथिया ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, ठाकुर साहब, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं? मेरा शरीर भी अब साथ नहीं देता। ऊपर से ये दमे की बीमारी, और बेचारी पारो मजदूरी करती है, तभी दादी पोती को रोटी नसीब होती है। शायद भगवान ने इसके भाग्य में यही धक्के लिखे हैं। रात को रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी कि थोड़ा जल्दी काम करें। कहकर नथिया ने अंतिम शब्द बोले और एक अनिश्चित भविष्य की चिंता में डूबी रही। ठाकुर साहब बोले, ठीक है नथिया, तेरी हालत देखकर मुझे दया आती है। काम हो जाए तो 10 शेर गेहूं तुझे मजदूरी से ज्यादा दूंगा। और हाँ, पारो से कह देना कि हाथ थोड़ा तेज चलाए। अगर तुम उसकी शादी का इंतजाम कर सको तो उसमें भी मैं मदद कर दूंगा, पर काम जल्दी होना चाहिए। इतना कहकर ठाकुर चले गए। नथिया के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। उसकी फूल सी बच्ची इस तपती दोपहर में खेतों में गेहूं काट रही होगी। अगर उसके पिता जिंदा होते तो कभी उसे इस तरह काम करने नहीं देते। अगर मेरे हाथ पैर ठीक से चलते तो मैं भी कुछ उसकी मदद कर पाती, लेकिन अब तो मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूँ। वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी जंगल की आग में घिरी होगी वो। मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि उसे एक रोटी क्या पानी भी दे पाऊं। तभी पारो घर आ गई, सिर पर फटी हुई चुनरी लपेटे हुए। धूल और धूप से उसका चेहरा काला हो गया था। होठ सूख रहे थे और नाजुक शरीर कमजोरी से लरज रहा था। उसके कपड़े धूल से गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। वह गेहूं काटने की दराती एक तरफ फेंक कर घड़े से पानी लेते हुए बोली, माँ, खेत पर बहुत गर्मी है, हालत बहुत खराब हो गई। मैंने पानी भी नहीं लिया था क्या? नथिया ने कहा, ले गई थी बेटी, लेकिन घड़ा जल्दी खाली हो गया। पारो ने अपना मुंह धोकर पानी पिया और फिर लकड़ियां इकट्ठा कर चूल्हे में आग जलाने लगी। नथिया ने पूछा, कितना खेत बाकी है? पारो ने कहा, अभी तो सिर्फ 2 बांट का ही कटा है, 1 बीघा और बचा है। नथिया ने चिंतित होकर कहा, बेटी थोड़ा जल्दी कर, ठाकुर साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी लड़की जल्दी नहीं काटेगी तो किसी और को दे दूंगा। पारो ने जवाब दिया, अम्मा 2 दिन में सब खत्म कर दूंगी। पारो ने आटा गूंदना शुरू कर दिया और अपनी दादी से बातें करने लगी। उसने कहा, थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, अब तो बहुत गर्मी हो गई है। नथिया ने सहमति में सिर हिलाया और चारपाई पर हांफते हुए बैठ गई। पारो ने पहले अपनी दादी के लिए गर्म पानी किया, फिर रोटियां सेक कर नथिया को दी। खाना खत्म करके वह कपड़े धोने कुएं पर चली गई। नथिया मन में सोचने लगी, कैसे होंगे इस अभागी के पीले हाथ। अगली सुबह पारो दराती लेकर खेत पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गई। आकर बोली, अम्मा, खेत तो कट चुका है। नथिया ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी कैसे कट गया? तू तो कह रही थी कि 2 दिन और लगेंगे। पारो ने गुस्से में जवाब दिया, अम्मा, मैंने नहीं काटा, ठाकुर ने किसी और से कटवा लिया होगा। अब देखो वो कितनी मजदूरी देंगे। ठीक तभी ठाकुर सिन्हा वहां आ गए और बोले, पारो, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं अभी खेत से आ रहा हूँ, तूने पूरा खेत काट दिया। कल सुबह आकर गेहूं इकट्ठा कर लेना, मैं तेरी मजदूरी दूंगा। और देख, तुझे पूरे 40 शेर गेहूं दूंगा, 1 मन से भी ज्यादा। पारो कहने लगी, बाबा, मैंने तो 2 बीघा काटा था, बाकी 1 बीघा किसने काटा? वह बोला, मुझे क्या पता कौन काट गया। ठेका तो तेरे पास था, इसलिए चाहे जो हो, मजदूरी तो तेरी बनती है।
पारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा था कि केवल 2 बीघा काटे थे, लेकिन अब 1 बीघा का अतिरिक्त अनाज मिल रहा था और ठाकुर वैसे भी मजदूरी देने को तैयार थे। उसकी खुशी का कोई अंत नहीं था। अगली सुबह जब पारो अनाज इकट्ठा करने खेत पहुंची तो चौंक गई। पूरा खेत का अनाज पहले से ही इकट्ठा था। वह सोच में पड़ गई, ये कौन समेट गया। घर लौटकर पारो बोली, अम्मा, अनाज तो इकट्ठा हो चुका है, इतनी जल्दी कैसे कोई इसे समेट गया। उसकी दादी बोली, मुझे नहीं पता किसने समेटा, मुझे तो बस खेत में सारा अनाज बिखरा हुआ मिला और मैंने उसे नहीं छुआ। पता नहीं कौन इसे इकट्ठा कर गया। दोनों दादी और पोती यही सोचने लगी कि आखिर वो कौन था जिसने अनाज समेटा। उधर रामू के पिता की मृत्यु को 4 साल बीत चुके थे। उस वक्त रामू केवल 8 साल का था, स्कूल जाता था और बच्चों के संग खेलता था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकी और रामू भी माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। गरीबी और भूख इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। रामू का भी ऐसा ही हाल था। मजदूरी करते करते उसकी मेहनत ने उसे और मजबूत बना दिया था। अब वह 12 साल का किशोर था। खेतों में जी जान से काम करता और चुपके चुपके पारों की भी मदद कर देता था। लेकिन पारों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। रामू को जब पारों की हालत देखती थी तो उसे बहुत दया आती थी, लेकिन वह खुद कोई धनी व्यक्ति का बेटा नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर पाता। दिल में दया थी पर जेब में पैसा नहीं, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप पारों की मदद कर देता और पारों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसका काम कौन कर रहा था। एक दिन पारो ठाकुर के खेत में बाजरे की निराई करने पहुंची। पूरे 10 बीघे खेत की निराई करनी थी और हर बीघे के हिसाब से मजदूरी रुपए 10 तय की गई थी। जब वह खेत पहुंची तो देखा कि रामू पहले से ही निराई कर रहा था। पारो बोली, अरे रामू, तू क्या कर रहा है? ये खेत तो मेरे हिस्से में आया है। रामू हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस खुरपी लेकर आया था, सोचा जरा चलाकर देख लूं। पारो बोली, मगर तूने तो 1 बीघा निकाल दिया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब जब निकाल ही दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। रामू ने सारा पानी पी लिया। पारो शिकायत करती हुई बोली, तूने तो सारा पानी ही खत्म कर दिया, अब शाम तक मैं क्या पीऊंगी। रामू बोला, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए और पानी लाऊंगा। इतना कहकर वह खुरपी लेकर वहां से चला गया। पारो अपने काम में लग गई। भादों की तपती दोपहर थी, धूप पूरे जोश में थी। धीरे धीरे काम करते करते उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका सारा पानी तो रामू पी गया था। अब उसे रामू का इंतजार था कि वह कब पानी लेकर आएगा। प्यास के मारे पारो की हालत बिगड़ रही थी, गला सूखता जा रहा था। वह खुरपी थामे पेड़ की छांव में जा बैठी और इधर उधर नजर दौड़ाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे दूर से रामू आता दिखा, जिसके हाथ में एक मटकी लटकी हुई थी। पारो वहीं पेड़ के नीचे बैठी रामू का इंतजार करने लगी। रामू के एक हाथ में पानी की मटकी और दूसरे में खुरपी थी। पास आकर उसने मटकी जमीन पर रख दी और कुर्ते की जेब से गुड़ का एक टुकड़ा निकालकर पारो के हाथ में रख दिया। वह खुरपी थामे पेड़ की छांव में जा बैठी और इधर उधर नजर दौड़ाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे दूर से रामू आता दिखा, जिसके हाथ में एक मटकी लटकी हुई थी। पारो वहीं पेड़ के नीचे बैठी रामू का इंतजार करने लगी। रामू के एक हाथ में पानी की मटकी और दूसरे में खुरपी थी। पास आकर उसने मटकी जमीन पर रख दी और कुर्ते की जेब से गुड़ का एक टुकड़ा निकालकर पारो के हाथ में रख दिया। रामू बोला, ले पारो, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट पानी पिएगी तो उल्टा असर करेगा, पहले गुड़ खा फिर पानी पी। पारो ने बड़े चाव से गुड़ खाया और फिर पानी पिया। इसके बाद वह खुरपी थामकर बाजरे की निराई में जुट गई। रामू भी अपनी खुरपी उठाकर उसी के साथ काम करने लगा। पारो ने चौंक कर पूछा, रामू, तू क्या कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा, मैं बाजरा निरा रही हूँ। रामू हंसते हुए बोला, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जैसा तू कर रही है। पारो ने कहा, पर इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। रामू ने तपाक से जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं नहीं कर सकता। पारो थोड़ी परेशान होकर बोली, मेरा ठेका 50 रुपए का है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, माँ की दवा और घर का सामान लाना है। रामू गंभीर होकर बोला,
तो मैं तुझसे रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ। पारो ने फिर सवाल किया, तो फिर तू क्यों मेरी मदद कर रहा है? रामू ने सहजता से कहा, तू अभी बहुत छोटी है, खेतों में मेहनत करती है, तुझे देखकर मुझे दया आती है। पारो ने उत्सुकता से पूछा, तुझे मुझ पर ही दया क्यों आती है, पूरे गांव में किसी और पर नहीं? रामू ने कुछ पल के लिए चुप रहते हुए गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ पारो, इसलिए तुझे इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। पारो ने मासूमियत से पूछा, ये प्यार क्या होता है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। इस तरह बातों के साथ साथ काम करते करते दोनों ने शाम तक आधे खेत की निराई पूरी कर ली। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर ढलने लगा, दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। शाम को जब पारो घर पहुंची तो चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, आज मैंने आधे खेत की निराई कर दी। इतनी जल्दी कैसे निकाल दी, बता। नथिया, जो चारपाई पर लेटी हुई थी, बोली, कैसे किया तूने? पारो मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, रामू ने मेरी मदद की। अम्मा ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? पारो ने भोलेपन से कहा, रामू कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। अम्मा, ये प्यार क्या होता है? पारो की बात सुनकर नथिया सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें खिंच गई। उसने सोचा, मेरी मासूम बच्ची इस बेरहम दुनिया में कैसे बच पाएगी इस शिकारी से? पर वह मजबूर थी। बिस्तर से उठकर रामू की खबर लेने की ताकत उसमें नहीं थी। उसने अनमने स्वर में कहा, बेटी, ये बड़े लोगों के खेल हैं, हम गरीबों का इससे कोई वास्ता नहीं। नथिया ने गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी, लेकिन पारो कुछ समझ नहीं सकी। वह रोटियां बनाकर पानी लेने कुएं पर चली गई और फिर मटकी भरकर घर लौट आई। नथिया को दवाई देकर पारो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। दिन भर की गहरी थकान के बाद पारो को नींद जल्दी आ गई। अगले दिन वह अपनी खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो देखा रामू पहले से ही काम में जुटा था। पारो भी पास आकर बैठ गई और बोली, रामू, तूने अभी तक नहीं बताया कि यह प्यार आखिर होता क्या है? रामू, जिसे खुद प्यार की सटीक परिभाषा मालूम नहीं थी, थोड़ी झिझक के साथ बोला, प्यार के बाद तो शादी हो जाती है। पारो ने हंसते हुए कहा, हट पगले, शादी तो गुड़िया गुड्डे की भी होती है। मैंने भी कई गुड़ियों की शादियां की है, पर अब खेत के काम के कारण उनके लिए समय नहीं मिलता। रामू ने समझाते हुए कहा, जैसे तूने गुड़िया गुड्डों की शादी कराई, वैसे ही असली दुनिया में लड़के लड़कियों की शादी होती है। देखना, एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूंगा और तुझे रानी बनाकर घर में रखूंगा, फिर तुझे खेतों में काम नहीं करने दूंगा। पारो ने चौंकते हुए कहा, अगर मैं खेतों में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अम्मा क्या खाएगी? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे बदले का काम मैं करूंगा, जो कमाऊंगा उसी से तुझे खिलाऊंगा। पारो को उसकी बातों में उलझन महसूस हुई। बोली, तेरी बात समझ नहीं आ रही रामू। और इसी तरह बातों बातों में उन्होंने पूरे खेत का काम पूरा कर लिया और फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। पारो ने कहा, कल ठाकुर से पैसे ले लूंगी, फिर तू अपने हिस्से के आधे पैसे ले लेना। रामू ने गंभीर होकर कहा, मैं पैसे नहीं लूंगा। पारो ने हैरानी से पूछा, क्यों? फिर तू खाएगा क्या? रामू ने धीरे से कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूं। मैं इस काम के बदले में पैसे नहीं लूंगा। पारो ने अपनी बात दोहराते हुए पूछा, अगर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या? रामू ने जवाब दिया, मैं और भी काम करता हूं, उसे खाने का इंतजाम हो जाता है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पारो ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। रामू के दिल में प्यार की लौ जल रही थी, पर मासूम पारो अभी इन जज्बातों को समझने में सक्षम नहीं थी। उधर नथिया चारपाई पर लेटी लेटी हाँफ रही थी। बीच बीच में उसे खांसी के दौरे भी आते थे। पारो ने नथिया की गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे सहारा दिया, फिर दवा खिलाकर 2 घूंट गर्म पानी पिलाया। अम्मा, तूने कल से कुछ खाया नहीं है, थोड़ी सी रोटी तो खा ले, पारो ने कहा। नथिया हाँफते हुए बोली, बेटी, थोड़ी सांस लेने दे, फिर कुछ खा लूंगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। तभी नथिया को फिर से जोर की खांसी आई, जिससे काफी सारा बलगम निकल पड़ा। पारो ने नथिया का मुंह साफ किया और फिर उसे वापस चारपाई पर लिटा दिया। नथिया का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था।
उधर ठाकुर साहब ने गांव के दूसरे लोगों की मदद से पारो का विवाह माधव से तय कर दिया था। माधव का गांव 4 कोस दूर था। ठाकुर साहब ने नाई और पंडित को भेजकर रिश्ता पक्का करा दिया। माधव के परिवार में उसकी विधवा मां धनिया थी। माधव के पिता को मरे हुए लगभग 10 साल हो गए थे। उस समय माधव मात्र 4 साल का था। धनिया ने खेतों में मजदूरी कर कर के माधव का पालन पोषण किया। माधव के सारे भाई बहन बीमारी की भेंट चढ़ चुके थे और अब वह अपनी मां का इकलौता सहारा था। अब माधव 14 साल का किशोर बन चुका था। वह खेतों में मजदूरी करता, जबकि उसकी मां धनिया अब वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर काम का बोझ सहने में असमर्थ हो गया था। माधव की शादी का सपना धनिया के दिल में बसा था और उसने इसके बारे में कल्पनाओं के महल खड़े करने शुरू कर दिए थे। उसने सोचा था कि जब घर में बहू आ जाएगी तो रसोई और घर के कामकाज से उसकी छुट्टी हो जाएगी। खेतों के काम से तो माधव ने पहले ही उसे आराम दे दिया था। अब उसके सपनों में नाती पोतों की किलकारियां गूंजने लगी और उसका मन भविष्य के सुनहरे दिनों की उड़ान भरने लगा था। धनिया अपने दिल में रोज नए नए सपनों के ताने बाने बुनती थी। वह सोचती, मेरे माधव के बच्चे मेरी गोद में पलेंगे, मैं उनकी देखभाल करूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी, बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगी ताकि घर में शांति और खुशी बनी रहे और मेरा बुढ़ापा चैन से बीते। इसी तरह वह हर रोज नए सपनों में खोई रहती, मानो उसका दिल उन सुनहरे भविष्य की ओर देख रहा हो। समय धीरे धीरे बीता और आखिरकार माधव की शादी का दिन आ ही गया। बारात पारो के दरवाजे तक पहुंची। नगाड़ों की गूंज और शहनाई की मिठास ने वातावरण को मधुर बना दिया। ठाकुर साहब ने अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार बारात का स्वागत किया। रामू, जिसका दिल टूट चुका था, बस मन मसोस कर विवाह के आयोजन में सहयोग करता रहा। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और पारो की सखियां खुश होकर नाच रही थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन रामू के लिए यह खुशी का नहीं बल्कि दुख का दिन था। वह भीतर से बुरी तरह टूट चुका था। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने वह लड़की जिससे वह प्यार करता था किसी और की हो रही थी। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। जैसे जैसे विवाह की रस्में पूरी होती जा रही थी, रामू का दिल और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। हवन कुंड के चारों ओर फेरे लगने लगे और मंत्रों की ध्वनि उसके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। वह मासूम पारो को देखता, जिसकी मदद करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसके दिल में पनप रहे प्यार के बीज अब जलते अंगारों में बदल चुके थे। रामू का हृदय दर्द से चीत्कार कर रहा था और वह किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। वह अपने मन को मसोस कर चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सपनों का संसार उजाड़ दिया हो। पारो, जिसने बचपन में गुड्डे गुड़ियों की शादियां खेल खेल में कराई थी, अब खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। उसे अब भी ये सब खेल जैसा लग रहा था, जैसे वह अभी भी गुड्डा गुड़िया का विवाह कर रही हो। लेकिन यह विवाह वास्तविक था और इसके साथ ही रामू का दिल हमेशा के लिए टूट गया। विवाह के उपरांत गुड़िया अपने गुड्डे के संग नए जीवन की ओर विदा हो जाती है। वह बस यही जानती थी कि वह एक साधारण यात्रा पर निकल रही है। उसे इस गूढ़ सच्चाई का भान नहीं था कि विवाह आत्माओं का एक शाश्वत बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। उसकी नादानी में वह माधव को गुड्डे जैसा ही मान बैठी थी और रामू और माधव में कोई फर्क नहीं समझ सकी। जब सुबह की हल्की धुंधलकी में पहाड़ों की ओर बैलगाड़ी रवाना हुई, वह अपने मासूम दिल में माधव को सिर्फ एक साथी समझ विदा हो गई। वहीं दूसरी ओर रामू के सारे सपने नगाड़ों की गर्जना में गुम हो गए। रामू की हालत उस किसान जैसी हो गई जिसने अपनी पूरी फसल बर्बाद होते देखी हो। उसके बिखरे हुए अरमानों का मलबा उसकी आंखों के आंसुओं के संग बह निकला। उसकी आंखें पलकों की सीमाएं तोड़ गंगा यमुना की तरह आंसू बहाने लगी। वह अपने टूटे हुए दिल को समेटे एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। आसमान में सूर्य अपनी पूरी तपन के साथ चमक रहा था, लेकिन रामू के भीतर सिर्फ अंधेरा था। बारात आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधव के पेट में अचानक जलन उठी। कुछ समय बाद उसे उल्टियां होने लगी और दस्त भी। उसकी हालत बिगड़ती चली गई।
बारातियों ने उसे कई घरेलू नुस्खे दिए, अजवाइन, हरण का चूर्ण, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, होंठ सूख गए और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। पानी पीते ही उल्टियां हो जाती और माधव की हालत बद से बदतर होती चली गई। बारातियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे रास्ते में एक गांव के वैद्य के पास ले गए, लेकिन वैद्य ने देखते ही कह दिया, इसको हैजा हो गया है, अब इसका भगवान ही मालिक है। माधव की स्थिति लगातार गंभीर होती गई। उसके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना डुलना छोड़ चुके थे, आंखें पथरा गईं और फिर चलते चलते माधव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु से पूरी बारात में हाहाकार मच गया। पारो ने बस इतना ही समझा कि उसका गुड्डा मर गया। बाराती माधव का शव लेकर गांव लौट आए और विधवा पारो भी साथ थी। गांव पहुंचते ही धनिया माधव की लाश देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसका एकमात्र सहारा उसकी बुढ़ापे की लाठी, उसका जीवन का उजाला अब सदा के लिए बुझ चुका था। वह रोते रोते बेहोश हो गई। आरती पारो के भाग्य को कोसने लगी। कैसी मनहूस बहू आई जो घर की दहलीज पर पैर रखने से पहले ही मेरे बेटे को निगल गई, पैदा होते ही माँ को खा गई और अब घर आते आते मेरे बेटे को भी छीन लिया। समाज के कुछ लोग पारो को दोषी ठहराने लगे, लेकिन एक समझदार औरत ने कहा, इस बच्ची का क्या दोष है, ये तो अबोध है, इसे तो ये भी नहीं पता कि उसका पति मर चुका है। ये सब इसे बस एक खेल जैसा लग रहा है। हम क्यों इस मासूम पर गुस्सा निकाल रहे हैं? सोचो, इस नन्ही सी विधवा को अब पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारनी पड़ेगी। ये अभागी जन्म से ही दुख झेल रही है। भगवान जाने इसके भाग्य में और क्या क्या लिखा है। धनिया को होश आया तो वह माधव की लाश के पास बैठकर फिर रोने लगी। उसका उजड़ा संसार उसकी आंखों के सामने था। विश्वास टूट चुका था। नाती पोतों की जो आशा थी वह भी अब चूर हो चुकी थी। उसकी बची हुई जिंदगी अब अमावस्या की काली रात जैसी बन गई थी। पारो के कदमों के घर की दहलीज पर पड़ने से पहले ही धनिया का संसार लुट चुका था। बाकी बचा जीवन बस एक अर्थहीन, ठोकरे खाने वाला बुढ़ापा था। गांव वालों ने मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर दिया और धनिया का संसार हमेशा के लिए उजड़ गया। रीति रिवाज के मुताबिक विधवा पारो के बाल जबरदस्ती मुंडवा दिए गए। पारो ने अपने बालों के लिए बहुत आंसू बहाए, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसे सफेद साड़ी भी पहना दी गई। पहाड़ों ने जैसे सफेद साड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके मन की पुकार को कौन सुनने वाला था। अगर मेरे गुट्टे ने दम तोड़ दिया है तो मैं एक नई शुरुआत करूंगी, तब मैं लाल साड़ी पहनूंगी, पारो सोचती। उसकी गुड़िया भी शादी के मौके पर लाल साड़ी पहनती थी, पर उसे यह फर्क समझ नहीं आता था कि सुहागन क्या होती है और विधवा क्या होती है। कुछ समय तक पारो ने भी सुनी सुनाई तानों को सहन किया। उसे भोजन के साथ गालियां भी मिलती और उसकी जिंदगी धीरे धीरे कम होती चली गई। मगर जल्दी ही धनिया ने उसके हाथों में खुरपी पकड़ा दी और बोली, क्या तू लक्ष्मी बनी पड़ी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तेरे लिए कब तक काम करूं? धनिया ने पारो से खेतों में मजदूरी करवाना शुरू कर दिया, जैसे वह अपने गांव में करती थी। गांव में रामू उसकी मदद करता रहता था, लेकिन यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं था। गांव में उसकी अम्मा उसे कभी डांटती भी नहीं थी, मगर यहाँ उसे डांट के साथ पिटाई भी मिलने लगी थी। जरा सी गलती पर धनिया उस पर हाथ उठा देती। गालियां तो उसकी जुबान से ऐसे टपकती जैसे अमृत की बूंदें। पारो की नियति यह बन चुकी थी कि वह दिन भर की मेहनत के बाद इनाम में गालियां और मार खाती। एक दिन आधे दिन तक काम करने के बाद धनिया ने उसे घर भेजा और कहा, जा तू घर जाकर रोटी बना लेना। पारो ने सोचा, आज तो अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूंगी और उससे शादी करके लाल साड़ी पहनूंगी, तब माँ जी भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। पारो सुई, धागा और कुछ फटे हुए कपड़े लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बना था कि धनिया आ गई। उसने कहा, ये क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बनाई या नहीं? पारो ने कहा, नहीं माँ जी। धनिया गुस्से में बोली, इतनी देर से आई है और अब तक रोटी नहीं बनी, तो क्या कर रही थी? पारो ने धीरे से कहा, मैं गुड्डा बना रही थी। धनिया ने चिमटा उठाया और कहा, तू अब गुड्डा से खेलेगी लुगाई होकर? अभी तुझे गुड्डा बनवाती हूँ। और इतना कहकर धनिया ने पारो की पीठ पर चिमटा बरसाना शुरू कर दिया।
पारो की पीठ पर चोटों के गहरे निशान उभर आए। उसकी चीखें जुबान से निकलने के साथ ही आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। वह अपना गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हा जलाने लगी। उसे नहीं पता था कि गुड्डा बनाने की इतनी बड़ी सजा उसे आज मिलेगी। पारो को 6 साल बीत चुके थे। इन 6 सालों में उसने मार खाई, गालियां सुनी और दिन भर खेत में मजदूरी की। वह अब नादान नहीं रही, 14 साल की किशोरी बन चुकी थी। अब उसे भी प्यार की भाषा समझ में आने लगी थी, मगर वह जानती थी कि वह विधवा है। सुहागन और विधवा का फर्क अब उसकी समझ में आने लगा था। अब उसे सफेद साड़ी से भी कोई नाराजगी नहीं थी। गुड्डा गुड़िया का खेल उसके जीवन से पीछे छूट चुका था। बालों ने कभी माधव का प्रेम तो नहीं देखा था, मगर उसे रामू का प्यार अच्छी तरह याद था। अब उसे रामू की यादें बेचैन करने लगी। कभी वह उस प्यार की भाषा से अनजान थी जो रामू उसे जताता था, लेकिन आज वह हर उस एहसास को समझने लगी थी। मन उसका रामू के पास उड़ जाना चाहता था। जब पारो ससुराल गई तब रामू उसकी दादी अम्मा नथिया की सेवा में लगा रहता था। रामू को बस यही संतोष था कि वह पारो के नाम से ही उसकी दादी की सेवा कर पा रहा था। मगर नथिया को मरे 2 साल बीत चुके थे और रामू अब भी पारो को भुला नहीं सका था। पारो मासूम थी और इसी मासूमियत में वह व्यापारियों की मदद करते करते रामू के दिल में बस गई थी। रामू का प्रेम धीरे धीरे उसके दिल में गहराता गया, लेकिन तभी ठाकुर साहब और समाज के दबाव में अनाथ पारो का विवाह करा दिया गया। रामू ने अपने बाल मन की व्यथा दबाकर विवाह की तैयारियों में भी हाथ बटाया, मगर उसकी अंदरूनी पीड़ा उसने कभी किसी से व्यक्त नहीं की। वह देखता रहा और पारो उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई। रामू का दिल चकनाचूर हो गया और उसके सपने बिखर गए। वह पारो की मूरत अपने दिल में बसाए रखता था, उसी से मन ही मन बातें करता। वह जानता था अब पारो लौटने वाली नहीं है। रामू ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करता और पारो की यादों में खोया रहता। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते जब पारो की यादें उसे घेरती। वह तपती गर्मियों के दिन थे, सूरज अंगारे बरसा रहा था। पारो दिन भर खेत में गेहूं काटती रही और रात के करीब 10 बजे थकी हारी घर लौटी। मटके से पानी लेकर उसने अपना चेहरा धोया और सूखी रोटी के साथ पानी निगलकर चारपाई पर पसर गई। मेहनत ने उसके शरीर को थका दिया था, मगर आंखों में अब भी रामू के सपने तैर रहे थे। तभी धनिया ने चिल्लाकर पूछा, सारा खेत काट लिया या कुछ कल के लिए छोड़ आई, हरामखोर? पारो ने थकान भरी आवाज में कहा, माँ जी, कल का बच गया है। धनिया ने उसे फिर गालियां बकते हुए कहा, कुछ काम करती भी है या यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है? पारो ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पूरा दिन तो खेत में बिताती हूँ माँ जी। मगर धनिया का ताना जारी रहा, अगर ठीक से काम करती तो सब काट चुकी होती। पारो ने निराशा से कहा, 3 बीघा खेत है माँ जी, 2 दिन में कैसे कटेगा? कल तक काट दूंगी। पारो की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी मेहनत के बावजूद उसे ताने और गालियां ही मिलती थी। वह सोचने लगी, अगर रामू होता तो वो मेरी मदद कर देता। वह याद करने लगी कैसे रामू ने उससे वादा किया था कि वह उसे खेतों में काम नहीं करने देगा, उसे रानी बनाकर रखेगा। मगर अब वह खुद को एक दासी से भी बदतर महसूस करती थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में रामू की यादें थी और शरीर थकान से टूट चुका था। वह चारपाई पर लेटी लेटी रामू के सपनों में खो गई। कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 3 बजे धनिया की कड़कती आवाज आई, ओ लक्ष्मी, उठ जा, गेहूं काटने जाएगी या यूं ही पड़ी रहेगी? पारो का शरीर थकान से चूर था, नींद पूरी नहीं हुई थी। धनिया की कर्कश आवाज सुनते ही पारो एक झटके में उठ खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, जाती हूँ माँ जी, और कोने में रखी दराती उठाने लगी। जब वह धनिया के पैर छूने के लिए झुकी तो धनिया गुस्से में बोली, आज सारा खेत कट जाना चाहिए, नहीं तो चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पारो ने सहमते हुए हामी भरी, हाँ माँ जी, आज कट जाएगा। मगर धनिया की भ्रिकुटी तनी रही, कटेगा कैसे? अगर नहीं कटा तो आज तुझे डंडे से मारूंगी। पारो ने धनिया के पैर पकड़ लिए और मन ही मन सोचने लगी, कितनी मेहनत के बाद यह मिल रहा है, आत्महत्या क्यों न कर लूं? इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा
आज ही कुएं में कूद जाऊंगी। जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं रहा। अब तक तो गालियां और ताने सहती आ रही थी, अब चरित्र पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं। कल मां जी ने कहा तो कल समाज भी यही कहेगा। मैं विधवा हूं, किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में? उसके मन में विचार मचल रहे थे। अब भगवान ही सहारा है, इस दुनिया को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चरित्र पर लगे दाग से तो यही रास्ता सही लगता है। वह पैर छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, जाती हूँ मां जी। शायद उसके दिल में कुछ और कहने की इच्छा थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। हाथ में दराती लेकर वह घर से बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। धनिया द्वारा दिए गए सारे कष्ट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज उसे लग रहा था, अगर माधव के साथ उसकी भी जिंदगी का अंत हो गया होता तो कितना अच्छा होता। माधव उसकी जिंदगी का स्वामी था, मगर अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा। पारो के मन में बीते दिनों की स्मृतियां गहराने लगी। उसे अपनी अम्मा की याद आ गई। वहां भी काम करती थी, मगर अम्मा का प्यार हर थकान को पल भर में मिटा देता था। आज उसे रामू की भी बहुत याद आ रही थी। रामू जो हमेशा उसकी मदद किया करता था। उसकी परेशानियों में कितनी बार रामू ने उसका साथ दिया था। रामू की सूरत उसकी आंखों में उभर आई और वह सम्मोहन में रामू के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी तड़प उसे कुएं की ओर जाने से रोक रही थी। रामू की यादों में खोई पारो भूल गई कि वह कहां जा रही थी। रामू की तस्वीर उसके सामने नाचने लगी और उसके कदम बिना सोचे समझे उस सूरत के पीछे पीछे बढ़ने लगे। अचानक उसकी चेतना जागी और उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, पारो, ये क्या कर रही है? तू विधवा है, समाज तुझे स्वीकार करेगा? क्या रामू तुझे अपना लेगा? समाज में विधवा विवाह की कोई जगह नहीं है। उसके कदम थम गए। पीछे मुड़कर उसने फिर कुएं की तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपनी दर्द भरी जिंदगी तैरने लगी। सुबह से रात तक बस घर के काम, फिर खेतों में मजदूरी। न दिन को सुकून, न रात को चैन। प्यार का कोई नाम नहीं, बस गालियां, मजदूरी और संघर्ष। वह कुएं के पास पहुंची, मगर तभी उसके मन ने उसे रोका। रामू तेरा है, वह तुझे अवश्य अपनाएगा। समाज से लड़कर वह तुझे रानी बना देगा। वह तुझे प्यार करता था, तेरी मदद करता था। यहाँ तेरा कौन है? तो किसके लिए हार मान रही है? मन और आत्मा के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। रामू की यादें पारो के मन में बसी हुई थी और एक अनजाना विश्वास उसे आश्वस्त कर रहा था कि रामू उसे अपना लेगा। यह सोच उसे बार बार उसी ओर खींच रही थी और उसके कदम अनायास तेज होते जा रहे थे। वह सुबह होते होते अपने गांव के नजदीक पहुंच गई। दूर से ठाकुर साहब के खेतों की ओर उसकी नजरें उठी, जहां बचपन में उसने फसल काटी थी। गेहूं के खेत तैयार खड़े थे और धीरे धीरे उसके पैर उसी दिशा में मुड़ गए। पारो ने देखा कि रामू खेत में गेहूं काट रहा था। वह भी खेत के दूसरे छोर पर जाकर बैठ गई और दराती उठाकर गेहूं काटने लगी। किसी ग्रामीण को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों कटाई करते करते अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। पारो को देखकर रामू चौंक उठा। अरे पारो, तुम यहाँ? पारो ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पारो हूँ। तुम तो अपनी ससुराल में थी, रामू ने पूछा। वहां से चली आई, पारो ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्यों? रामू ने हैरानी से पूछा। पारो की आंखों में हल्की चमक आई। क्या तू मेरी मदद करेगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा तेरी मदद करता रहा हूँ, बदले की बात नहीं है। मैं तुझसे प्यार करता था, इसलिए मदद करता था। पारो ने नम्रता से जवाब दिया। हाँ, मुझे अब एहसास हुआ है। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तेरे पास आई हूँ। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैंने हमेशा कहा था, जब तू बड़ी होगी तब समझेगी। अब तू समझ गई है। मैं तेरा इंतजार करता रहा हूँ। पारो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आज मैं तुझसे प्यार करती हूँ और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर तेरे पास आई हूँ। क्या तू मुझे अपनाएगा? रामू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ पारो, मैं तुझे रानी बना लूंगा, जैसे मैंने कहा था। रामू की बाहें फैल गईं और पारो रोते हुए उसमें समा गई। दोनों को महसूस हुआ कि वे जन्मों के साथी हैं, जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे को जानती थी। रामू ने प्यार से पारो को अपनी बाहों में समेट लिया और उस वक्त वे दोनों मानो दुनिया से दूर अपनी अलग ही दुनिया में खो गए।
कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ ने विधवा को बहू बनाने से साफ मना कर दिया। इस पर रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ पारो से ही विवाह करूंगा। बात जब ठाकुर साहब तक पहुंची तो उन्होंने भी आकर रामू की माँ को समझाया कि पुरानी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। पारो संस्कारी है, मेहनती है और यही काफी है। आखिरकार रामू की माँ ने पारो को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब रामू और पारो खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सौदागर और कुछ चालाक ठगों का वर्णन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी था जो दूर दराज के देशों में व्यापार करता था। उसकी विशेषता ये थी कि वह जहां भी किसी वस्तु को सस्ते दामों पर उपलब्ध पाता, उसे खरीदकर दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेच देता। इस तरीके से उसने काफी मुनाफा कमाया और उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि तेहरान में चंदन की लकड़ी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। इस समाचार ने उसके मन में लालच भर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर चंदन खरीद लिया और तेहरान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह तेहरान के पास पहुंचा, वहां के एक स्थानीय चंदन व्यापारी को इस बात का पता चला। वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि यह बाहरी व्यापारी यहां आकर व्यापार करेगा तो उसकी बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई ताकि यह सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही भ्रमित होकर फंस जाए। वह व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर उस पड़ाव के पास पहुंचा जहां सौदागर ठहरा हुआ था। जब रात हुई तो उसने चंदन की लकड़ियों को जलाकर आग जलाई और उस पर भोजन पकाने लगा। चंदन की जलती हुई लकड़ियों की सुगंध जब उस सौदागर के पास पहुंची तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, मैंने तो सुना था कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है, लेकिन यहाँ तो इसे जला दिया जा रहा है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस व्यापार में लगा दी है। अगर यह सफल नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अगली सुबह वह निराश मन से तेहरान के व्यापारी के पास पहुंचा और अपनी चिंता व्यक्त की। तेहरान के व्यापारी ने सहानुभूति का नाटक करते हुए उससे कहा, भाई, यह तो अफसोस की बात है। तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी होगी। यहाँ चंदन की कोई विशेष कीमत नहीं है। यह तो आम ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। सौदागर को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह अपनी गलती पर पछताने लगा और भारी नुकसान के डर से घबरा गया। राधे राधे मित्रों, सुनिए एक सौदागर की अद्भुत कहानी जो चालाकी और दुष्टता के जाल में फंस गया। जब सौदागर ने देखा कि तेहरान का व्यापारी उसे चंदन बेचने के लिए तैयार है, उसने सोचा कि यह उसका आखिरी सहारा है। तेहरान के व्यापारी ने बड़े ही दयालु स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारा सारा चंदन खरीद लेता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले बराबर वजन में जो तुम चाहो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, यह सौदा हमारे बीच एक लिखित समझौते के तहत होना चाहिए ताकि कोई भी अपने वचन से मुकर न सके। बेचारा सौदागर, जो पहले ही ठगा हुआ महसूस कर रहा था, इस प्रस्ताव को अपनी किस्मत का फैसला मान बैठा। उसने उस व्यापारी की बात मान ली और दोनों ने एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया। गवाहों ने उस पर अपने दस्तखत किए। तेहरान में सराय में ठहरने के बाद सौदागर ने सराय के मालिक से बातचीत की। सराय का मालिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसने सौदागर को बताया कि तेहरान में चंदन का मूल्य हीरे से भी अधिक है। यह सुनकर सौदागर का कलेजा धक से रह गया। उसने महसूस किया कि तेहरान के व्यापारी ने उसे ठगने के लिए एक गहरी साजिश रची है। मन भारी था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन अपने दुख को भुलाने के लिए वह नगर की गलियों में घूमने निकल पड़ा। उसने देखा
कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे। उसने उनसे खेलने की इच्छा जताई। वे बोले, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो शर्त माननी होगी। जो हारेगा उसे जीतने वाले की आज्ञा का पालन करना होगा। सौदागर, जो पहले ही हताशा और दुख में था, इस शर्त पर राजी हो गया। दुर्भाग्य से खेल में सौदागर हार गया। जीतने वाले ने उसे आदेश दिया, तुम्हें समुद्र का सारा पानी पीना होगा। यह सुनकर सौदागर क्रोध में भर गया। उसने कहा, यह असंभव है, ऐसी आज्ञा कैसे पूरी की जा सकती है। उनकी बहस ने राहगीरों का ध्यान खींचा और जल्द ही एक भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में से एक काना व्यक्ति आगे बढ़ा और चिल्लाया, यह आदमी बड़ा ठग है, इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। मेरी आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी इसकी है। फिर दूसरा व्यक्ति हाथ में पत्थर लिए हुए बोला, भाइयों, मेरे पास इस पत्थर से बना एक अनोखा पजामा था, यह आदमी उसे चुरा ले गया। कृपया मेरा पजामा मुझे वापस दिलवा दो। सौदागर यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह ठगा हुआ, दुखी और परेशान होकर खड़ा रह गया। सौदागर अब उन ठगों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। लोग उससे पत्थर का पजामा और काने की आंख मांगने लगे। बेचारा सौदागर, जिसे यह सब समझ में ही नहीं आ रहा था, केवल उन्हें स्तब्ध होकर देखता रह गया और अपने दुर्भाग्य को कोसता रहा। वह सोचने लगा कि क्यों उसने इन लोगों के चंगुल में फंसने का रास्ता चुना। इतने में वह भटियारा, जिसकी सराय में सौदागर ठहरा हुआ था, वहां आ पहुंचा। उसने सौदागर की हालत देखी और सारा हाल सुनने के बाद उन लोगों से कहा, यह सौदागर अब मेरी जमानत पर है। जिस दिन तुम अदालत में इसे पेश करने को कहोगे, मैं इसे हाजिर कर दूंगा। भटियारे की ईमानदारी और प्रतिष्ठा के कारण वहां के लोग उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने भटियारे की बात मान ली और सौदागर को उसके साथ जाने दिया। भटियारा सौदागर को सराय ले गया। सौदागर की हालत देखकर भटियारे को बहुत तरस आया। सराय पहुंचने पर सौदागर ने रोते हुए अपना पूरा किस्सा भटियारे को सुनाया। यह सुनकर भटियारे ने कहा, भाई, यह शहर ठगों और बदमाशों से भरा पड़ा है। तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो, परंतु घबराओ मत। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उससे तुम्हारा बचाव जरूर हो जाएगा। भटियारे ने अपनी योजना बताते हुए कहा, इस शहर के सारे ठगों और बदमाशों का एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। ये सब ठग हर शाम उसके पास जाकर अपनी करतूतें सुनाते हैं और उससे नई तरकीबें सीखते हैं। आज रात तुम ठग का भेष बनाकर उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जो लोग तुम्हें फंसाने के लिए जिम्मेदार है, वे भी वहां आएंगे और अपनी बात बताएंगे। तुम ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे काम की कोई बात जरूर सामने आएगी। सौदागर ने भटियारे की बात मानी और ठग का वेश बनाकर ठगों के अड्डे पर पहुंच गया। वहां एक कोने में छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सभी ठग वहां आने लगे। सबसे पहले चंदन का व्यापारी वहां पहुंचा और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने अपनी चालाकी की खूब शेखी बघारी और कहा, उस्ताद, मेरी तरकीब सफल हो गई। लाखों का माल मेरे हाथ लग गया। अब तो हमारी किस्मत चमक गई। ये सुनकर अंधा उस्ताद जोर से हंसा और बोला, साहबजादे, तुम्हारी चालाकी का कमाल तो ये है कि खुद तुम सौदागर के पंजे में उल्टा फंस गए हो। जितना तुम खुश हो रहे हो, उतना ही पछताना पड़ेगा। चंदन का व्यापारी यह सुनकर सन्न रह गया। उसने घबराते हुए कहा, उस्ताद, भला वह मूर्ख सौदागर ऐसा क्या कर सकता है? उस्ताद ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने उससे जो इकरारनामा किया है, मान लो वह तुमसे कहे कि उसी वजह से अब मुझे पिस्सू लाकर दो, तो सोचो तुम पिस्सू कहां से लाओगे? ये सुनते ही चंदन का व्यापारी अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। नियत तिथि पर भटियारा सौदागर को लेकर अदालत पहुंचा। वहां पर चारों ठग भी मौजूद थे। काजी ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया और सौदागर से पूछा, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? सौदागर ने विनम्रता से कहा, मैं अपने वादे के अनुसार चंदन देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, परंतु इसके बदले में जो पिस्सू नामक जानवर है, उतने ही वजन में मुझे दिलवाया जाए जितना वजन मेरे चंदन का है। ये सुनते ही काजी ने तेहरान के व्यापारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह सौदागर ईमानदार प्रतीत होता है। ये प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार अपने माल की अदायगी करने को तैयार है। अब तुम्हारे वादे के अनुसार
तुम्हें चंदन के बराबर वजन के पिस्सू उपलब्ध करवाने होंगे। अगर तुम ये कर सको तो चंदन ले लो, अन्यथा तुम्हारा दावा झूठा है। तेहरान का व्यापारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, यह असंभव है, मैं इतनी बड़ी शर्त पूरी नहीं कर सकता। काजी ने घोषणा की, इस स्थिति में यह मामला समाप्त होता है। सौदागर बेकसूर है और तुम्हारा दावा खारिज किया जाता है। अब काजी ने दूसरा मामला पेश किया। वह शतरंज खेलने वाले की शर्त का मामला था। शतरंज के खिलाड़ी ने काजी से कहा, सौदागर को मेरी शर्त के अनुसार समुद्र का सारा पानी पीना होगा। काजी ने सौदागर से पूछा, क्या तुम इसे पूरा करने को तैयार हो? सौदागर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी शर्त के अनुसार समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले वह सभी नदियां, झरने और जल के स्रोत बंद कर दिए जाए जो समुद्र में पानी गिराते रहते हैं। जब समुद्र में कोई नया पानी नहीं बहेगा तब मैं इसे पीने की शुरुआत करूंगा। काजी ने शतरंज के खिलाड़ी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शर्त पूरी करना संभव नहीं है। यह मामला भी समाप्त होता है। सौदागर निर्दोष है। इसके बाद तीसरा मामला पेश किया गया जो पत्थर के पजामे का था। ठग ने कहा, यह सौदागर मेरा पत्थर का पजामा चुरा कर ले गया। अगर यह पजामा वापस नहीं दे सकता तो इसकी कीमत के 1000 रुपये मुझे दिलवाए जाए। सौदागर ने उत्तर दिया, मैं पत्थर का पजामा सिलने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए पहले पत्थर का धागा लाकर दिया जाए ताकि मैं उसे सिल सकूं। काजी ने ठग से पूछा, क्या तुम पत्थर का धागा ला सकते हो? ठग ने निराश स्वर में कहा, यह संभव नहीं है। काजी ने घोषणा की, यह दावा भी झूठा है। सौदागर निर्दोष है। अब बारी आई चौथे ठग की, जिसने सौदागर पर उसकी आंख चुराने का आरोप लगाया था। उसने कहा, यह सौदागर मेरी एक आंख चुरा कर ले गया है, मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। सौदागर ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, यदि आपकी बात सच है तो पहले अपनी दूसरी आंख निकालें। मैं अपनी आंख निकालकर उसके साथ तोल दूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन बराबर हुआ तो मैं अपनी आंख आपको दे दूंगा, अन्यथा आपका दावा झूठा सिद्ध होगा। ये सुनकर काजी ने ठग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी दूसरी आंख निकालने को तैयार हो? ठग यह सुनकर घबरा गया और कांपते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दावा झूठा था। काजी ने ठगों को फटकारते हुए कहा, तुम सबने इस निर्दोष सौदागर को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि भविष्य में ऐसा किया तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। काजी ने खाना आदमी से गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा दावा सुन लिया गया है। अगर तुम सच कह रहे हो कि सौदागर ने तुम्हारी आंख चुरा ली है तो पहले अपनी दूसरी आंख निकालकर पेश करो। सौदागर अपनी आंख निकालकर तुम्हारी आंख के साथ तोलने को तैयार है। अगर वजन बराबर हुआ तो तुम्हारा दावा सही मान लिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में दंडित किया जाएगा। ये सुनते ही खाना आदमी के होश उड़ गए। वह बुरी तरह डरकर कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दावा झूठा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। काजी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया और उसे परेशान किया। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। सिपाही, इसे पकड़कर 15 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसे जेल में डाल दो। सिपाही ने तुरंत उस झूठे व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे सजा देने के लिए ले गए। अब तीसरे ठग की बारी आई, जिसने पत्थर के पजामे और कुर्ते का दावा किया था। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? वह डरते कांपते हुए बोला, हुजूर, इस सौदागर ने मेरा पत्थर का कुर्ता और पजामा चुरा लिया है, कृपया इसे मुझे वापस दिलवाएं। काजी ने सौदागर से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? सौदागर ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। पत्थर का कुर्ता और पजामा बनाना ही असंभव है, लेकिन अगर यह मुझे पत्थर का धागा ला कर दे तो मैं इसके पत्थर के कुर्ते और पजामे को सिलवा दूंगा। काजी ने उस आदमी से कहा, अगर तुम्हारा दावा सही है तो पत्थर का धागा लेकर आओ। ये सुनकर ठग बिल्कुल चुप हो गया। पत्थर का धागा लाना असंभव था। वह डर और शर्म से कांपने लगा। काजी ने क्रोध में कहा, तुमने झूठा दावा करके अदालत का समय बर्बाद किया और एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया। सिपाही, इसे पकड़कर 20 कोड़े मारो और जेल में डाल दो। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और सजा के लिए ले गए। अब काजी ने तेहरान के व्यापारी की ओर देखा।
वह पहले से ही भयभीत और हताश था। काजी ने कहा, तुमने इस भोले सौदागर के साथ छल कपट किया और इसे धोखा देकर इसका माल हड़पने की कोशिश की। ये तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। तुम्हें जुर्माने के 2000 रुपए भरने होंगे, जिनमें से 1000 रुपए इस सौदागर को दिए जाएंगे। तेहरान का व्यापारी रोने और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। काजी ने सख्ती से कहा, न्याय में माफी नहीं होती, तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। जुर्माने की रकम तुरंत अदा करो। तेहरान के व्यापारी ने भारी मन से 2000 रुपए का जुर्माना अदा किया, जिसमें से 1000 रुपए सौदागर को दे दिए गए। काजी ने आखिरी ठग की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए सौदागर तैयार है, लेकिन जैसा उसने कहा है, पहले तुम उन सभी नदियों का पानी रोक दो जो समुद्र में गिरती रहती है। जब यह काम हो जाएगा, तब सौदागर समुद्र का सारा पानी पीने के लिए तैयार है। ये सुनते ही ठग के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने काजी के पैरों पर गिरकर कहा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी शर्त वापस लेता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। काजी ने खड़े स्वर में कहा, तुमने अपनी धूर्तता से एक निर्दोष व्यापारी को परेशान किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। सिपाहियों, इसे पकड़कर 20 कोड़े लगाओ और जेल में डाल दो। अगर भविष्य में यह फिर कोई धोखाधड़ी करता है तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सिपाही ठग को पकड़कर कोड़े लगाने के लिए ले गए, परंतु सौदागर, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और सज्जन व्यक्ति था, ने ठग की हालत देखकर काजी से कहा, काजी साहब, इन लोगों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसकी सजा तो इन्हें मिल ही चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें दूसरों के अपराधों को माफ कर देने की उदारता रखनी चाहिए। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इन लोगों को माफ करना चाहता हूँ। सौदागर की बात सुनकर काजी प्रसन्न हुआ और उसकी महानता की प्रशंसा करते हुए ठगों को माफ कर दिया। तीनों ठगों ने ईश्वर की शपथ खाई कि वे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इस प्रकार सौदागर ने अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से न केवल न्याय प्राप्त किया, बल्कि ठगों को सही राह पर चलने की सीख भी दी। सौदागर ने अपने चंदन को ऊंचे दाम पर बेचकर काफी धन कमाया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस अनुभव ने उसे यह समझा दिया कि व्यापार के दौरान ठगों और धोखेबाजों से सतर्क रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। जूनागढ़ नामक नगर पर राजा चंद्रगुप्त का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे और चारों ही अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे, लेकिन उन चारों में से मदन सेन अत्यधिक प्रतापी और शौर्यवान था। केवल वीरता में ही नहीं, वह रूप रंग में भी अनुपम था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी अतुलनीय सौंदर्य की धनी थी और अपने सौंदर्य की तुलना में किसी अन्य स्त्री को कुछ नहीं मानती थी। न केवल रूपसी थी, बल्कि हर कार्य में कुशल, संगीत की गहरी समझ रखने वाली और स्वर में निपुण थी। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी भूल पर क्रोधित होकर मदन सेन को 12 वर्षों के लिए देश से निर्वासित कर दिया। राजा का यह आदेश सुनते ही मदन सेन गंभीर चिंता में डूब गया और उदास मन से अपने महल लौट आया। उसका मुरझाया चेहरा देख उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आपके मुखमंडल पर ऐसी उदासी क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मदन सेन ने धीरे से उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं क्या कहूँ और कहने से भी क्या होगा। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा के होश उड़ गए और वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। ये दृश्य देखकर मदन सेन के भी होश फाख्ता हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को यह सब बताकर बड़ा भारी गलती कर दी। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर जल छिड़का तब उसे होश आया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने कहा, स्वामी, यदि आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे यहाँ जीवित रहूंगी? आपके बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन ने समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? प्रदेश में अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ता है
और तुम महलों में पली बढ़ी मखमली कालीनों पर चलने वाली, इन कठिनाइयों को कैसे सहन करोगी? परंतु चंद्रप्रभा ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, जो भी दुख आपको भोगने पड़ेंगे वे मेरे लिए खुशी का कारण होंगे। आपके बिना महल के ये सुख मेरे लिए कांटों से कम नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मदन सेन ने महसूस किया कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए उसने कहा, प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ये सुनते ही चंद्रप्रभा का चेहरा खिल उठा और वह यात्रा की तैयारियों में जुट गई। अगले दिन चंद्रप्रभा और मदन सेन नगर छोड़कर एक गहन जंगल की ओर निकल पड़े। जब दोनों चलते चलते बेहद थक गए तो उन्होंने एक बरगद के पेड़ की छांव में ठहरने का निश्चय किया। दोनों अत्यधिक थके हुए थे। ठंडी हवाओं के मध्यम झोंके उन्हें नींद की मीठी आगोश में ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक विषैला सांप रानी चंद्रप्रभा को डंस गया। सांप के दस्ते ही वह तड़पने लगी। मदन सेन की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी को तड़पते और सांप को जाते हुए देखा। मदन सेन की चिंता अब हद पार कर चुकी थी। कुछ ही समय में जहर चंद्रप्रभा के शरीर में फैल गया और वह बेहोश हो गई। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु देखकर मदन सेन जोर जोर से रोने लगा। उसका दुख भरा विलाप सुनकर जंगल के जीव जंतु भी बेचैन हो उठे। मदन सेन के मन में विचार आया, जब जीवन संगिनी ही नहीं रही तो मेरा जीवन भी अब निरर्थक है। मुझे भी अपने प्राण त्याग देने चाहिए। ये सोचकर वह उठा और जंगल से लकड़ियां बीनने लगा। वह अपने आप से कहता जा रहा था, रानी के साथ ही मैं भी अग्नि में जल जाऊंगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक पर विचरण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मदन सेन की करुण पुकार सुनी और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, कोई व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्वर में रो रहा है। उसकी आवाज मेरे हृदय को झकझोर रही है। आप कृपा करके उसके दुख का निवारण कीजिए। महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, पृथ्वी पर हर कोई किसी न किसी दुख में है। हम सभी के दुख कैसे दूर कर सकते हैं? माता पार्वती ने विनती की, स्वामी, चाहे जो हो, इस व्यक्ति के दुख का निवारण करना ही होगा। माता की बात सुनकर महादेव सहमत हो गए और वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मदन सेन विलाप कर रहा था। भगवान शिव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मदन सेन ने भारी मन से कहा, हे प्रभु, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। मुझे अब कुछ भी कहने की शक्ति नहीं है। मेरा मन चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शिवजी ने मदन सेन की व्यथा सुनकर उसे सांत्वना दी और पूछा, अपनी कहानी कहो राजकुमार। मदन सेन ने बताया, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया। मेरी पत्नी मेरे साथ इस जंगल में आ गई और यहाँ उसे एक सर्प ने डंस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं उसकी मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण मैं उसकी चिता तैयार कर रहा हूँ, ताकि उसके साथ ही स्वयं को भी अग्नि में भस्म कर दूं। मदन सेन की बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है। ये संसार नश्वर है। यह सभी का आना जाना लगा रहता है। एक दिन यह देह सभी को छोड़नी पड़ेगी। तू यह भी जानता है कि यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता और न ही कोई किसी के साथ जाता है। समझदार होकर भी ऐसी बातें कर रहा है। यदि तू जीवित रहेगा तो तुझे और भी रानियां मिल सकती हैं। मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। शिवजी की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, हे महादेव, आपकी बातें सत्य हैं, लेकिन मेरी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी। उसका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए मैं उसके साथ ही प्राण त्याग दूंगा। मदन सेन के ये विचार सुनकर भगवान शिव समझ गए कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब उन्होंने कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय है। तेरी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी और वह पूरी हो चुकी है। तेरी उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। अगर तू अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दे तो उसकी और तेरी उम्र बराबर हो जाएगी। अगर यह तुझे स्वीकार है तो मैं अभी तुझे तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित कर दूंगा। महादेव की बात सुनते ही मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है।
महादेव ने मदन सेन को जल देते हुए उसे 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को देने का संकल्प कराया, परंतु उससे पहले उन्होंने एक गहरी बात कही। जब तुम्हें अपनी रानी की जरूरत न हो तो इस संकल्प को तुम वापस भी ले सकते हो। जब भी तुम यह संकल्प वापस लोगे, तुम्हारी रानी फिर से मर जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे कभी भी रानी को मत बताना, क्योंकि किसी वक्त यह तुम्हारे काम आ सकता है। इसके बाद महादेव ने रानी के हाथ पैरों पर जल छिड़का और शिवजीव माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण रानी होश में आई और बोली, प्रिय, आज तो मैंने बहुत लंबी नींद ली, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन सेन ने जवाब दिया, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। मदन सेन ने पूरी बात छुपाई और रानी से कुछ भी साझा नहीं किया। इसके बाद दोनों आगे की यात्रा पर चल दिए। काफी दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक बेहद खूबसूरत स्थान दिखा। वहां एक फकीर की छोटी सी कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान फकीर आराम से तकिया लगाकर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। दोनों बहुत थके हुए थे, सो फकीर के पास बैठ गए। उसी समय मदन सेन ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आएंगे। रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप ही जाकर पानी पी लीजिए। ये सुनकर मदन सेन रस्सी और डोल लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जैसे ही मदन सेन वहां से गया, चंद्रप्रभा और फकीर की नजरें मिली और उसी क्षण रानी फकीर पर मोहित हो गई। उसने फकीर से कहा, फकीर साहब, आप यहाँ बड़े आराम से रहते हैं, काश मैं भी यहाँ रह सकती। फकीर ने भी तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे दिल में मेरे साथ रहने की इच्छा है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम कैसे मेरे साथ रह सकती हो? चंद्रप्रभा ने साफ शब्दों में कहा, मेरा दिल तो आपके साथ रहने का कर रहा है, लेकिन मेरे पति के रहते यह संभव नहीं है। फकीर ने कहा, तो एक उपाय है, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम दोनों आराम से यहाँ रह सकते हैं और जिंदगी भर सुखी रहेंगे। रानी ने तुरंत सहमति जताई, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर वापस आ गया। रानी ने कहा, स्वामी, अब मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी कुएं पर ले चलो और पानी पिलाओ। मदन सेन ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। खैर, अब चलो, मैं तुम्हें भी पानी पिला देता हूँ। रानी मदन सेन के साथ कुएं पर चल दी, लेकिन उसके मन में धोखा था। बेचारा मदन सेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसे उसकी योजना का जरा भी आभास नहीं था। सच ही कहा है, स्त्रियों के मन को देवता भी नहीं समझ सकते, तो इंसान क्या चीज है। कई चतुर चालाक लोग भी उनके छल में फंस जाते हैं। जब मदन सेन कुएं से पानी भरने लगा, तभी रानी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया और मदन सेन कुएं में जा गिरा। इसके बाद वह फकीर के पास वापस लौट आई। फकीर ने उसे अपने साथ लिया और दोनों एक बड़े शहर में जाकर ऐशो आराम से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को नृत्य और संगीत सिखाया और जल्दी ही वह अपने नृत्य की कला से पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। उसके नाच गाने के कारण वह फकीर बहुत धनवान बन गया और चंद्रप्रभा के साथ सुख भोग करने लगा। उधर जब रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला, तो सौभाग्य से कुएं में लटकती हुई एक जंजीर मदन सेन के हाथ में आ गई। उसने जंजीर कसकर पकड़ी और लटक गया। मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा। वह सोचने लगा, मैंने रानी को जीवन दान दिया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या यही मेरे प्रेम की सजा है? उसी दिन कुछ बंजारों का काफिला वहां आकर ठहरा। एक बंजारा पानी भरने के लिए रस्सी और डोल लेकर कुएं पर आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन सेन ने उसे पकड़ लिया। बंजारा एकदम से चौंक गया और पूछा, कौन है वहां नीचे? मदन सेन ने जवाब दिया, भाई, मैं एक बेबस इंसान हूं, कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। बंजारों का दिल पिघल गया और उसने मदन सेन को कुएं से बाहर निकाला। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे गिर गए? मदन सेन ने भारी मन से कहा, मेरी कहानी सुनाने लायक नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है उसे बयान करना भी मेरे लिए दर्दनाक है। फिर भी उसने सारी बात बंजारों को सुनाई। मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था,
और मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ जंगलों की ओर चला गया। हम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसकी लाश पर रो रहा था कि तभी महादेव और माता पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी पत्नी को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े और कुछ समय बाद इस जंगल में पहुंचे, जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मैंने पानी पिया और लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भी प्यास लगी है। मैं उसे पानी पिलाने के लिए फिर कुएं पर ले आया। जैसे ही मैं पानी भरने लगा, उसने मुझे पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। सौभाग्य से कुएं में लटकती एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई और मैं डूबने से बच गया। तब आपने आकर मेरी पुकार सुनी और मुझे बाहर निकाला। मदन सेन ने अपनी दुख भरी दास्तान सुना दी और चुप हो गया। बंजारे ने उसकी कहानी सुनी और अफसोस जताते हुए कहा, त्रिया चरित्र को समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं। तेरी पत्नी ने तुझसे ऐसा विश्वासघात किया, ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। परंतु चिंता मत कर भाई, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। उसने मदन सेन को अपने काफिले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। मदन सेन ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद संयोगवश बंजारों का वह काफिला उसी नगर में पहुंचा, जहां चंद्रप्रभा फकीर के साथ रह रही थी। उस नगर को देखते ही मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस शहर में रहूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। बंजारे ने कहा, तुम्हारी मर्जी। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आ गया और काम की तलाश में घूमने लगा। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ कड़ी मेहनत से काम करने लगा और जल्द ही व्यापारी का विश्वास जीत लिया। व्यापारी ने उसे अपना मुनीम बना लिया, जिससे मदन सेन के दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन संयोग से नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस नगर के प्रमुख व्यापारियों और धनवान सेठों को अपनी सभा में चंद्रप्रभा का नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया था। जिस दिन यह नृत्य आयोजन था, शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठ राजा के दरबार में एकत्र होने लगे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुन रखी थी, तो उसने सोचा कि इस नृत्यांगना का प्रदर्शन अवश्य देखना चाहिए। ये विचार कर वह भी राजा की सभा में पहुंचा। रानी चंद्रप्रभा ने अपने 16 श्रृंगार किए और मंच पर आ खड़ी हुई। वह उस समय इतनी अद्वितीय लग रही थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा रानी के नृत्य की बारीकी से सराहना कर रहा था। जब रानी ने नृत्य आरंभ किया तो उसकी कला में ऐसा जादू था कि उसकी आवाज और ठुमरी ने पूरी सभा को मोहित कर दिया। चंद्रप्रभा ने कई राग अपनी मीठी आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया। राजा से लेकर दरबार के तमाम लोग उसकी सराहना करने लगे, उसे ढेरों उपहार और सम्मान दिए। मदन सेन ने भी अपनी हीरे जड़ी अंगूठी उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट स्वरूप दे दी। जैसे ही रानी ने अंगूठी देखी, वह समझ गई कि यह तो उसके पति मदन सेन की अंगूठी है। उसे यह एहसास हुआ कि उसका पति जीवित है और यहाँ तक पहुँच गया है। रानी चंद्रप्रभा के मन में भय घर कर गया। अब यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि इस बार यह फिर से मारा जाए। वह एक योजना बनाने लगी और सोचा कि अब राजा को खुश करने का यही अवसर है। उसने एक और मधुर रागिनी गाई, जिसमें ऐसी तड़प और कशिश थी कि राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, चंद्रप्रभा, हम तुमसे बेहद खुश हैं। कहो, क्या मांगती हो? जो चाहोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। चंद्रप्रभा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, तो पहले मुझे वचन दे कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने उसे वचन दिया। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, आपकी इस सभा में एक चोर है, मुझे वह तुरंत मारना है, उसे मेरे सामने लाया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। चंद्रप्रभा ने मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, यह है वह चोर, इसे मार डालो। राजा ने जल्लादों को उसे मारने का आदेश दिया। जब जल्लाद मदन सेन को ले जाने लगे, तब उसका मालिक चिंतित होकर उसके पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है?
जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। मदन सेन ने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस तुम राजा से मेरी 2 बातें सुनने का आग्रह कर लो, तभी मेरी जान बच सकेगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर तुरंत व्यापारियों और सेठों के पास गया। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, दोस्तों, या तो राजा से न्याय की मांग की जाएगी या हम सभी यह नगर छोड़ देंगे। वे सभी मिलकर राजा के पास पहुंचे और कहा, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है। यदि राजा ने उसे मारने का आदेश दिया है तो वह राजा की आज्ञा से ही मरेगा, परंतु उसकी 2 बातें सुन ली जाएं। राजा ने उनकी बातें सुनकर कहा, मुनीम को मेरे पास लाओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने कहा, जो भी तुम्हारे दिल में है बेझिझक कहो। ये सुनकर मदन सेन ने जवाब दिया, महाराज, मैं किसी का चोर नहीं हूं, बल्कि सच्चाई यह है कि यह चंद्रप्रभा मेरी पत्नी है, जिसने मुझे धोखा देकर कुएं में धकेला और फिर एक फकीर के साथ यहाँ आ गई। ये सुनते ही चंद्रप्रभा गुस्से में बोली, महाराज, मैं इसे नहीं जानती, यह एक झूठा आदमी है और ये मेरा सामान चुरा कर ले गया है। बात बिगड़ती देख मदन सेन ने तुरंत कहा, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो चीजें मैंने इसे रास्ते में दी थी वे मेरी अमानत है, उसे लौटा दे। उसने रानी की ओर गहरी निगाहों से देखा और चुनौती दी। रानी ने कहा, मुझे यह मंजूर है। उसने तुरंत हामी भर दी। तब मदन सेन ने अपने हाथ में पानी लिया और कहा, महाराज, अब इस सभा में ही न्याय होगा। जो वस्तु मैंने इसे दी थी मैं वह वापस ले रहा हूँ। रानी ने भी अपने हाथ में पानी लिया और कहा, जो कुछ इसने मुझे दिया था वह मैं इसे वापस कर रही हूँ। ये कहते ही रानी ने अपने हाथ का पानी जैसे ही गिराया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। राजा घबराकर मदन सेन से पूछने लगा, ये क्या हुआ, इसकी वजह साफ साफ बताओ। तब मदन सेन ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसे अपने ही देश से क्यों निकाला गया और उसकी जिंदगी में अब तक क्या क्या घटित हुआ। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद मदन सेन को गले से लगा लिया। उसने अपनी बेटी का विवाह मदन सेन से कर दिया और फकीर को फांसी देने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।